में कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया, तो अब से हम साउंड टेस्ट गाने से करेंगे। प्रशांत भाई एक गाना आप भी सुना दीजिए कन्नड़ा में। देन वी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। कौन सा सुनाएंगे? मैं नहीं सुनूंगा, अब ऑडियो ले लीजिए। 1 1 2 3 4 5। अरे प्रशांत भाई कम ऑन, बी स्पोर्ट, कुछ तो गुनगुना दीजिए, कोई अभंग सुना दीजिए, पद सुना दीजिए, कुछ तो सुना दीजिए। 2 लाइन गुनगुना दीजिए, अभी तो रिकॉर्डिंग ऑन भी नहीं है। तोरे दूजी भी सब दे हरि दिन चरण बरिदे माते किन्नो कनकदास का है ये। क्या बात, बहुत सुंदर। नबीला जी आपकी बारी है, क्या गुनगुनाएंगी? साउंड टेस्ट करें। Oh God. This is mandatory. Please come to your left. More. As far as direction is concerned. Yes. Now hum something so that we can get the sound and then we can start recording. I've been singing my driver's collar tune ever since. Yes. Please More sing. left. Plus, please sing your driver's No. collar tune. Shiv Shiv Shambho Shambho Mahadeva. Yeah, that's what I've been humming. नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप 3 हमारे मेहमानों से पहले ही मिल चुके हैं जो अपनी गायन कला का आपको परिचय दे रहे थे। इन तीनों के नाम हैं राजदीप सरदेसाई, प्रशांत नाटू और नबीला जमाल। और ये जरूरी तो नहीं कि हर बार नेता नगरी राजनीति पर किसी गंभीर या मौजूद टिप्पणी से ही शुरू हो। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है कर्नाटका पर नेता नगरी के इस खास सत्र में। सबसे पहले रुख करेंगे राजदीप सरदेसाई का। राजदीप जी, आप लगातार सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार से बातचीत कर रहे थे, क्या हासिल था उस बातचीत का? अंदर खाने मीटिंग क्या हुई? क्योंकि एक आखिरी मीटिंग के पहले जो कोई भी बाहर आ रहा था अपने माथे पर तनाव की तमाम लकीरें लेकर आ रहा था। सौरभ भाई नमस्कार। पहले बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत दिनों के बाद पुराने स्टाइल एक राजनीतिक ड्रामा दिखने को मिला। आप बड़े 90 के दशक में शायद स्कूल में थे, लेकिन 90 के दशक में जब हम टीवी में पहली बार आए 94 में, तो इस तरह के ड्रामा अक्सर हुआ करते थे, क्योंकि तब कोलिशन इरा का जमाना था। हर व्यक्ति समझता था मैं बनूंगा मंत्री या मैं बनूंगा मुख्यमंत्री या मैं बनूंगा प्रधानमंत्री। देवेगौड़ा जैसे व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। उस जमाने में इसी तरह से लटियंस एक बंगले से दूसरे बंगले में कुछ ना कुछ हुआ करता था। तो बहुत दिनों के बाद दिखाई दिया कि किस तरह से राजनीतिक ड्रामा होता है, जिसमें अहम जगह ये थी। एक था मल्लिकार्जुन खड़गे का घर राजाजी मार्ग पर, दूसरा था केसी वेणुगोपाल का घर, और तीसरा था डीके सुरेश, जहां जो डीके शिव कुमार के भाई है उनका घर था बिशंबर दास मार्ग पर, जहां डीके शिव कुमार अपना अड्डा बनाए हुए थे। और चौथा था मौर्य होटल के एक बड़ी स्वीट, जहां सिद्धारमैया बैठे थे। तो हर तरह ये 4 जगहें थी जहां ये पूरा मामला हो रहा था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस बार 10 जनपद कांग्रेस में ड्रामा हो रहा है और 10 जनपद उसमें एक तरह से नदारत था, इनविजिबल था, क्योंकि सोनिया गांधी जी जो थी वो प्रियंका गांधी वाड्रा के शिमला घर में, मशोबरा के घर में बैठी हुई थी, और राहुल गांधी जाते थे खड़गे जी के घर। लोग राहुल जी के घर नहीं आ रहे थे, लोग जा रहे, राहुल गांधी खुद खड़गे जी के घर जा रहे थे। तो ये एक बैकग्राउंड मैं आपको दे रहा हूं। देखिए, जब सोमवार को ये ड्रामा शुरू होता है दिल्ली में, उस दिन सिद्धारमैया पहले पहुंचते हैं। उनके साथ कुछ बड़े नेता भी धीरे धीरे पहुंचने लगते हैं, एमबी पाटिल, केजे जॉर्ज, आरवी देशमुख, ये सब। अगर आप मौर्य होटल उनके स्वीट में जाते तो वो नेताओं से भरा हुआ था। दूसरी ओर उसी दिन डीके शिव कुमार का जन्मदिन था। अब डीके शिव कुमार को उसी दिन दिल्ली आना था। उन्होंने दिल्ली का उनका विजिट कैंसिल कर दिया और कहा कि मैं बर्थडे मना रहा हूं। और उसी दिन पता चला कि कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार नाराज है, क्योंकि मुझे लगता है पहले से आला कमान ने, कांग्रेस आला कमान ने तय किया था कि सिद्धारमैया बनेंगे। ये बात कई रिपोर्टर्स भी कह रहे थे कर्नाटक के, दिल्ली के, कि की सिद्धारमैया का बनना लगभग तय है। मेजॉरिटी एमएलए का जो सीक्रेट बैलेट हुआ था संडे की शाम को, उसमें करीब 80-90 लोगों ने सिद्धारमैया के नाम पर मोहर लगाई थी।
अब डीके शिव कुमार बड़े गुस्से में थे या नाराज थे या उन्होंने गैम्बल किया, क्योंकि मुझे लगता है उनको भी यह मालूम था कि मेरे चांसेस बहुत कम है जब एमएलए इतने सिद्धरामैया के साथ है, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ इसमें हासिल करना है। और इंटरेस्टिंग बात है कि मंगल के दिन वो दिल्ली आते हैं, लेकिन कई घंटों के लिए उन्होंने अपना मोबाइल जो था वो ऐसी जगह में रखा था जहां कांग्रेस के नेता जब फोन करते थे उन्होंने वो मोबाइल उठाया भी नहीं। रणदीप सिंह सुरजेवाला जो वहां के जनरल सेक्रेटरी है, घंटों तक शिव कुमार को फोन करते रहे, शिव कुमार ने फोन नहीं उठाया और ना ही वो उठाने के मूड में थे। तो रणदीप बड़े बेचैन हो गए कि ये हो क्या रहा है। रात में आखिर 11 बजे शिव कुमार ने फोन उठाया और कहा कि हाँ मैं आऊंगा कल की मीटिंग में, क्योंकि एक तरह से शिव कुमार को लगा कि मुझे हाई कमांड पर कुछ ना कुछ दबाव डालना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो मेरा नंबर एक तरह से बिल्कुल कट जाएगा। और कट जाएगा किस तरह से? कांग्रेस आलाकमान का मुझे लगता है ओरिजिनल प्लान क्या था कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और 3 उप मुख्यमंत्री रहेंगे, जिसमें शिव कुमार जी का नाम था, जिसमें परमेश्वर जो दलित नेता हैं या दलित समुदाय से आते हैं, कांग्रेस के कर्नाटक अध्यक्ष रहे हैं, और एमबी पाटिल जो लिंगायत समाज से आते हैं। ये तीनों नेताओं को उप मुख्यमंत्री बनाकर एक कलेक्टिव लीडरशिप का था, जो शिव कुमार को लगा ये तो नहीं चलेगा। मैंने मेहनत की है, मैंने रिसोर्सेज डाले हैं, मैंने पूरी तरह से संगठन को मजबूत किया है। सोनिया गांधी ने मुझे वादा किया था कि अगर मैं जीतूं, ये उनका कहना है कि जरूर आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और रिवॉर्ड उनको लगा मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो डीके शिव कुमार ने एक तरह से अपना एक पोजीशन ली कि चीफ मिनिस्टर और नथिंग, या तो मुझे मुख्यमंत्री बनाइए या तो मुझे कुछ, मैं एमएलए बनूंगा। ये मुझे लगता है उनकी प्रेशर टैक्टिक थी कहीं, ये करने के लिए कि कम से कम मैं इतना तो हाईकमांड से लूंगा कि एक डील हो जाए जिसमें केवल एक उप मुख्यमंत्री होगा जो मैं रहूंगा, और एक फॉर्मूला बने जिसमें 2 या 2.5 साल बाद मुझे मुख्यमंत्री पद मिले। तो ये फॉर्मूले पर वो अड़े रहे एंड तक। आखिर में मल्लिकार्जुन खड़गे जो थे, उन्होंने शिव कुमार को कहा देखो मैंने भी 2-3 बार इसी तरह से मैं मिस कर गया मुख्यमंत्री की बस, आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। लेकिन शिव कुमार जी तभी माने जब एक फोन कॉल आता है, फोन कॉल नहीं फेस टाइम कॉल होता है सोनिया गांधी के साथ, क्योंकि उन्होंने कहा मुझे सोनिया गांधी से सुनना है कि आपको ये रिवॉर्ड दिया जाएगा, आपको मुख्यमंत्री एक ना एक दिन किया जाएगा, वो 2 साल बाद हो 2.5 साल बाद हो, वो आपको किया जाएगा। वहां दूसरी तरफ सिद्धरामैया जी जो कह रहे थे कि अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाना है तो मुझे पूरी ताकत चाहिए, इस तरह से नहीं हो सकता कि रोटेशनल चीफ मिनिस्टरशिप शिव कुमार चाहते थे ये पब्लिकली अनाउंस हो। जो कांग्रेस आलाकमान ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि हम पब्लिक में कहे कि 2 साल बाद कोई और होगा, लेकिन सिद्धरामैया का कहना था देखिए ये सब बातें अपनी जगह है, मुझे मुख्यमंत्री पूरी ताकत से बनना चाहिए, कैबिनेट चूज करने में मेरा पूरा अधिकार है। लेकिन वो भी पूरी तरह से अपनी बात मनाने में आलाकमान को पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहे, और तब उनको कहा गया कि देखिए सिद्धरामैया जी 2-2.5 साल बाद अगर आप मुख्यमंत्री पद को त्याग दें, आपने वैसे ही कहा ये लास्ट इलेक्शन है, आपके बेटे यतीन्द्र जो एमएलए रहे, विधायक रहे हैं वरुणा से, उनको हम वहां लड़ाएंगे, वो वहां विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, और आप अपनी जो एक तरह से लेगेसी, एक विरासत है, लोगों के सामने रखिए, गरीबों के नेता, गारंटीज को इंप्लीमेंट कीजिए। क्योंकि सिद्धरामैया जी को लगता है कि देवराज अरस के बाद अगर कोई ऐसा नेता कर्नाटक में बना है जो गरीबों का नेता बन रहा है तो वो उनकी एक तरह से छवि बन रही है, और वो चाहते हैं यही छवि उनकी एक विरासत रहे। तो उन पर प्रेशर डाला गया कि देखिए सिद्धरामैया जी मान जाइए कि ये जो कैबिनेट फॉर्मेशन होगा इसमें केवल आपकी नहीं चलेगी, लेकिन बाकी नेताओं को साथ लेकर आपको करना पड़ेगा। देखिए सिद्धरामैया जी की एक कमजोरी है, कई नेता समझते हैं वो वन मैन शो है, वो टीम मैन नहीं है, या ये प्रचार किया गया है या किस तरह से कि वो बाहर से आए हैं, जनता दल से आए हैं। तो कांग्रेस ने क्या किया इस बार, क्योंकि खड़गे जी कर्नाटक से है, तो उन्होंने डायरेक्ट संपर्क इन दोनों नेताओं से किया। वो अलग अलग मीटिंग इनसे करते थे, और वेणुगोपाल जी जो थे
जिसको शिव कुमार कहते हैं पहले से कि ये सिद्धरामैया के साथ है, ये मेरे साथ नहीं है, सिद्धरामैया के साथ है। उन्होंने भी दोनों नेताओं से अलग अलग बात करने से धीरे धीरे एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला की तरफ आए। मुझे लगता है शिव कुमार के इर्द गिर्द कुछ लोग थे, खास करके उनके भाई डीके सुरेश, वो कह रहे थे डीके यू मस्ट नॉट लिसन टू दिस हाई कमांड, ये आपका मौका है, आप ये मौका मत छोड़िए। डीके सुरेश खास करके और कुछ 2-3 लोग जो हैं जो डीके के शिव कुमार के खास माने जाते हैं, उनका कहना था आप अगर इतना दबाव डालेंगे हाई कमांड पर कि उनको मंजूर करना पड़ेगा, अगर मुख्यमंत्री भी नहीं बनाए सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज आपको ही मिलेंगे। अब देखना है वो किस तरह के पोर्टफोलियोज मिलते हैं, लेकिन ये पुरानी एक तरह से जो प्रेशर पॉलिटिक्स है ना, ये थी। प्रॉब्लम क्या है सौरभ, आखिरी पॉइंट, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम पत्रकार जो खासकर की टीवी में हैं, हमने ये सब जो है ना पावर गेम्स, इसको एक बॉल बाय बॉल कमेंट्री की तरह बनाया। तो 1 घंटे ब्रेकिंग न्यूज, शिव कुमार नहीं माने, दूसरे मिनट सिद्धरामैया बनेंगे, तीसरे मिनट शिव कुमार कहते हैं मैं एमएलए ही रहूंगा। इसकी वजह से कांग्रेस को एक तरह से और भी दबाव बढ़ा, क्योंकि एक मैसेज जा रहा था कि आपकी सरकार बन रही है और आपका एक पावर स्ट्रगल है। मुझे लगता है कहीं कांग्रेस की यही कमजोरी रही कि उन्होंने एंटीसिपेट नहीं किया कि शिव कुमार जो है वो केवल उस तरह के नेता नहीं है कि जो भी आप कहें मैं मानूंगा। उनकी भी अपनी एक पकड़ है, उनकी भी अभी जोर है, उन्होंने संगठन मजबूत किया, रिसोर्सेज डाले हैं। इन सब वजहों से मुझे लगता है ये 3-4 दिन मामला चला। आखिर में मैं कहूंगा सर इतनी जल्दी आखिर में मत आइए राजदीप जी, अभी और चर्चा हो रही है। जी जरूर बॉल बाय बॉल कमेंट्री जो थी ना जी, ये प्रॉब्लम होती है टीवी पत्रकारों की। प्रशांत नाटू जी, जब दिल्ली में ये सब हो रहा था तब बेंगलुरु में क्या चर्चाएं चल रही थी, किस तरह के पुश एंड प्लग्स पर बात हो रही थी? देखो सौरभ जी, जब एक बड़ा मैंडेट आया तब सबको पता था कि एक ही पॉसिबल सॉल्यूशन इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए वो है सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बने और डीके शिव कुमार ऑल पावरफुल उप मुख्यमंत्री बने और केपीसीसी अध्यक्ष के नाते लोकसभा चुनाव फेस किया जाए। लेकिन क्या हुआ, सिद्धरामैया जी देखो, डीके शिव कुमार एक फुटबॉल खेलना चाहते थे कि जो लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग में उन्होंने 1 लाइन रेजोल्यूशन पहले करवाया। 1 लाइन रेजोल्यूशन में कहा गया कि एआईसीसी अध्यक्ष लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर का तय करेंगे कि कौन होगा। तो सिद्धरामैया जी ने शासकांग जो मीटिंग थी शांग्रीला होटल में चली, वहां सिद्धरामैया जी ने खड़े होकर कहा कि देखो, डेमोक्रेटिक वे पे लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर का चुनाव होना चाहिए, ये हाईकमांड तय नहीं करेगी। ठीक है, हाईकमांड के लिए एक हमने फॉर्मेलिटी किया है 1 लाइन रेजोल्यूशन, लेकिन चुनाव एमएलएस करेंगे। तो एचके पाटिल ने खड़े होकर शांग्रीला होटल में कहा कि नहीं, अब आप चुनाव करने जाएंगे तो पहले से ही 2 गुट हो जाएंगे, दिल्ली को तय करने दो। तो कृष्ण बैरेगौड़ा एक सिद्धरामैया गुट के एमएलए है, कृष्ण बैरेगौड़ा ने कहा कि नहीं, आप इनफॉर्मल आप राय नहीं ले सकते, क्योंकि इनफॉर्मल राय आप कॉन्फिडेंशियल नहीं रखते, सबको पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ है, तो आप वोटिंग कीजिए। तो जो सुशील कुमार शिंदे आए थे तो उनको जबरदस्ती वोटिंग करना पड़ा। रात को 3 बजे तक वोटिंग चला शांग्रीला होटल में। तभी तय हो गया था कि सिद्धरामैया के पास ज्यादा एमएलए है, डीके शिव कुमार के पास लगभग 35 से 40 एमएलए होंगे, 17 से 18 एमएलए हाईकमांड निर्णय करे, ऐसा एक उन्होंने राय दिया था। बाकी एमएलए सिद्धरामैया जी के साथ था। तब उसी रात डीके शिव कुमार को पता चल गया था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। तो उन्होंने अगला दिन, उनका जन्मदिन था, तो एक दिन डिले किया दिल्ली जाना। तो एक मैसेज देने की दिल्ली को भी कोशिश की और लोगों को भी कोशिश की कि मैं मुख्यमंत्री बन के ही रहूंगा। मुझे लगता है डीके शिव कुमार का प्रयास पूरे 3-4 दिन अगर देखा जाए तो ये रहा कि एक हाईकमांड को भी एक मैसेज दिया जाए दिल्ली के नेताओं को कि मैं मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार हूं। 2013 to 18 तक जो एक सिद्धरामैया को एक फ्री हैंड मिला था वो आप नहीं दे सकते, नंबर 1। नंबर 2, डीके शिव कुमार ये भी कहने की कोशिश किए हैं 4 दिन में
कि आई एम द एमर्जिंग मास लीडर ऑफ कर्नाटका पॉलिटिक्स। आज तक हम 3 मास लीडर्स की बात करते थे, देवेगौड़ा, कुमार स्वामी, देन येडियुरप्पा और सिद्धरामैया, लेकिन डीके शिव कुमार ने 2023 के चुनाव आई एम अराइव्ड एज ए मास लीडर ऐसे एक कोशिश कर्नाटक के लोगों में भी देने की कोशिश की है और हाईकमांड को भी देने की कोशिश की है, ऐसे मुझे लगता है। तो सिद्धरामैया जी ने क्या किया कि ऑल पावरफुल डीसीएम नहीं रहेगा, 3 से 4 उप मुख्यमंत्री रहेंगे, ऐसा एक सिद्धरामैया का गुट टीवी पे भी कह रहा था कि नहीं 4 डीसीएम रहेंगे, 1 डीसीएम नहीं बनेगा। तो डीके शिव कुमार चाहते थे कि अगर मैं डीसीएम बनूं तो ऑल पावरफुल डीसीएम बनूं, मैं एमबी पाटिल, जॉर्ज या जमीर अहमद खान या सतीश जारकिहोली के साथ अगर मैं डीसीएम बन जाऊंगा तो सिद्धरामैया मुझे कभी मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि 2-3 दिन की जो कवायद रही दिल्ली में, प्रेशर टैक्टिक्स रहा, दैट इज बेसिकली टू बिकम ए ऑल पावरफुल डीसीएम विद केपीसीसी प्रेसिडेंट। और डीके शिव कुमार चाहते थे कि 2-3 दिन जैसे जैसे डिले हो जाएगा तब गांधी परिवार से भी एक फॉर्मूला आएगा कि डीके शिव कुमार जी हम आपको बनाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर जो 2-3-4 दिन चला है, उसके पश्चात हम ये कह सकते हैं कि अगर लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस अच्छी खासी सीट लाती है तो डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। कांग्रेस हाईकमांड को एक पब्लिक परसेप्शन भी कर्नाटक में बना है, मैं पहली बार देख रहा हूं। कभी डीके शिव कुमार के लिए एक पब्लिक परसेप्शन कर्नाटक में नहीं बना था। आपको अगर याद हो, राजदीप जी तो जानते हैं, बीजेपी में येडियुरप्पा और जनार्दन रेड्डी का एक क्राइसिस 2009 में हुआ था। पब्लिक परसेप्शन वाज ऑल अगेंस्ट जनार्दन रेड्डी, लेकिन डीके शिव कुमार ये जो ईडी सीबीआई के केस के बाद ये जो 3-4 दिन का प्रेशर टैक्टिक्स रहा चुनाव में, जो केपीसीसी अध्यक्ष के नाते जो डीके शिव कुमार ने काम किया, पब्लिक परसेप्शन में पहली बार ये देखने मिल रहा है कि क्या गलत है। डीके शिव कुमार ने बहुत संगठन को खड़ा किया है। 2018 में सिद्धरामैया के नेतृत्व में कांग्रेस हारी थी। 23 में अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को टेक ऑन करके कांग्रेस वापस कर्नाटक में चुनाव जीतती है तो उसमें 50% रोल डीके शिव कुमार का भी है। तो 2.5 साल क्यों ना पावर शेयरिंग करे, ऐसा एक पब्लिक परसेप्शन में भी पहले बार कर्नाटक में दिखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि डीके शिव कुमार बेसिकली वाज ट्राइंग टू बिकम ए ऑल पावरफुल डीसीएम। केपीसीसी अध्यक्ष तो दूसरा कोई दावेदार ही नहीं है। लोकसभा चुनाव को अगर ठीक तरह से लड़ना है तो डीके शिव कुमार एक ही है जो केपीसीसी अध्यक्ष के नाते चुनाव लड़ा सकते हैं। और मुझे लगता है पब्लिक में भी एक तरह का डीके शिव कुमार के बारे में सिंपैथी आई है कि ठीक है, अब तो सिद्धरामैया एक मास लीडर है, बिना सिद्धरामैया को तो सरकार नहीं बना सकते, सबको पता था। लेकिन डीके शिव कुमार को भी एक अवसर मिलना चाहिए। ये पब्लिक में आना पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको याद हो, वीरप्पा मोइली को जब कर्नाटक में मुख्यमंत्री बनाया था, कर्नाटक में उनको लकोटे मुख्यमंत्री कहते हैं। लकोटे मतलब एनवलप में नाम आता है। कृष्णा बनना चाहते थे, वीरप्पा मोइली बन गए क्योंकि के करुणाकरन जी तब प्रभारी थे, तो के करुणाकर जी के प्रभाव से वीरप्पा मोइली बन गए। 5 साल तक एसएम कृष्णा जी को एक सिंपैथी रहा, 99 में वो मुख्यमंत्री बन गए। और मुझे लगता है डीके शिव कुमार, सौरभ जी एक इंटरेस्टिंग में बात आपको बता दूं, डीके शिव कुमार एस्ट्रोलॉजी को बहुत मानते हैं। मैंने एक बार डीके शिव कुमार जी को पूछा था, 99 में ही वाज द पर्सन की हाईकमांड को कन्विंस करके उन्होंने एसएम कृष्णा को केपीसीसी का अध्यक्ष बना था। एसएम कृष्णा राज्यसभा में जाना मुश्किल था, देवेगौड़ा जी के कारण वो राज्यसभा में चले गए। तो कुछ पत्रकारों ने डीके शिव कुमार को पूछा कि एसएम कृष्णा जी को आप वापस केपीसीसी अध्यक्ष कैसे बनाए। तो ऑन रिकॉर्ड डीके शिव कुमार जी ने तब तो ऑन रिकॉर्ड मतलब टीवी नहीं था, तो प्रिंट पत्रकारों को बताया था कि मैंने उनका जातका मतलब उनका जो हॉरोस्कोप रहता है उनको एस्ट्रोलॉजर को दिखाया था। वो एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि एसएम कृष्णा ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तब में हमने जाके उनको केपीसीसी अध्यक्ष बनाने के लिए जोर लगाया था। और इस बार भी डीके शिव कुमार के क्लोज है
ये हम पत्रकार के नाते बताना नहीं चाहिए, लेकिन ये डीके शिव कुमार के इर्द गिर्द आप बात करो तो वो जन्मदिन के दिन दिल्ली जाना उन्होंने डिले किया। कारण था कि वो विजयनगर गए थे। एक नोनविनकेरे स्वामी जी है जिनको डीके शिव कुमार बहुत मानते थे, तो नोनविनकेरे स्वामी जी ने कहा था कि आप 2-3 दिन पकड़ो, आप बनेंगे तो अभी मुख्यमंत्री बनेंगे, बन सकते हैं, इसलिए थोड़ा फाइट करो। इसलिए डीके शिव कुमार ने, जो राजदीप जी बता रहे थे कि रणदीप सुरजेवाला का फोन नहीं उठाया, पहली बार होगा डीके शिव कुमार ने किसी प्रभारी का फोन नहीं उठाएगा, पहली बार होगा। लेकिन डीके शिव कुमार, ये मानकर चलो, सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं होता, उनका जो भी निर्णय होता है उसमें एस्ट्रोलॉजी का प्रभाव ज्यादा होता है, जितना मैं जानता हूं। और सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के, देखो 2013 में जब सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बने थे, 2 साल तक डीके शिव कुमार को कैबिनेट से बाहर रखा था। फिर सोनिया गांधी जी ने सिद्धरामैया को बुला के बोला कि उनको आप कैबिनेट में लो। सोनिया गांधी जी के कहने के 21 दिन बाद, 21 डेज, लिटरली डीके शिव कुमार सिद्धरामैया को कह रहे थे कि आप जल्दी से स्वेरिंग इन करवाओ। 21 डेज के बाद सिद्धरामैया ने डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया। और ये पूरा 3-4 दिन का जो खेल है, राजदीप जी तो कल इंटरव्यू कर रहे थे डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया जी का, सिद्धरामैया जी का चेहरा थोड़ा टेंस लग रहे थे। इसका कारण मुझे ये लगता है कि 2013 to 18 सिद्धरामैया वाज ऑल पावरफुल, क्योंकि 14 में सत्ता चली गई यूपीए की, तो दिल्ली हाईकमांड तो वीक हो गया, तो सिद्धरामैया इज ए मास लीडर, जो वो बोलते थे वो चलता था। लेकिन पिछले 4 दिन में मल्लिकार्जुन खड़गे जो एआईसीसी अध्यक्ष है, वो सिद्धरामैया के कारण 2 बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। एचके पाटिल वाज अगेंस्ट हिम, अपने परमेश्वर वाज अगेंस्ट हिम। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मूल कांग्रेसी थे वो भी चाहते थे कि थोड़ा, कन्नड़ में मूगदारा बोलते हैं, मूगदारा मतलब जो घोड़े को थोड़ा बहुत स्लो करने की जो कवायद होती है। तो सिद्धरामैया जी को, जो मूल कांग्रेसी थे, जो कांग्रेस का ओल्ड स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स था, वो 3-4 दिन में करने की कोशिश डीके शिव कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, एचके पाटिल, जी परमेश्वर, इन्होंने मिलके किया है, ऐसा मुझे लगता है। सौरभ जी। थैंक यू प्रशांत जी। नबीला, थैंक यू फॉर पेशेंटली वेटिंग फॉर अस। आपकी बारी है। आप लगातार इस इशू को कवर कर रही थी। जब ये नेता बेंगलुरु से दिल्ली आ रहे थे तब भी आप उनसे बात कर रही थी। राजदीप और प्रशांत ने अपनी टिप्पणियों में विस्तार से बताया कि क्या क्या फैक्टर्स काम कर रहे थे। ये कोई सीक्रेट नहीं है कि दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है। जो डीके शिव कुमार पिछली कांग्रेस सरकारों में सीनियर मिनिस्टर रहे, उन्हें किस तरह से सिद्धरामैया गवर्नमेंट में वेट करना पड़ा अपनी बारी का, वो भी सबने देखा। हमें अपनी जो चर्चित बातचीत है एयरलाइंस के बाहर की, वो भी याद है, और कैमरे से इतर कांग्रेस के एक नौजवान नेता की वो टिप्पणी भी याद है कि यदि 130 के ऊपर गए तो फिर डीके शिव कुमार अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कहा जाता है कि शिमला बात हुई और जब कहा गया कि आप हमारे बेटे के समान हैं और आपका ख्याल रखा जाएगा, तो एक किस्म की आश्वस्ति हुई कि हमारा हाल टीएस सिंहदेव और सचिन पायलट जैसा नहीं होगा। लेकिन परमेश्वरन लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि डिप्टी सीएम नहीं बनाया, दलित समाज आहत हुआ है। इसको कहा जाता है हिंदी में सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, या कोई शुरुआत हुई और उसमें तुरंत ही विघ्न शुरू हो गया है। आप लगातार विधायकों से बात कर रही थी, अभी लॉबिंग चल रही है कैबिनेट मिनिस्ट्रीज को लेकर, क्या बातचीत आपके सामने आई? जी सौरभ, जो हमने देखा यहाँ पर और जितनी चर्चा यहाँ पर कर्नाटक में हो रही थी कि एक तो हाईकमांड के लिए डीके शिव कुमार एक ब्लू आइड बॉय है। वो जो कहते हैं, सोनिया गांधी सबसे बड़ी, शी लव्स डीके शिव कुमार बिकॉज उन्होंने डिलीवर किया है। जब डीके शिव कुमार तिहाड़ में थे, उनके ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस लगाया है, ईडी और आईटी का केस अभी भी पेंडिंग है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और जब वो तिहाड़ जेल में थे तब सोनिया गांधी, सिर्फ अकेली सोनिया गांधी उनसे मिलने गई थी जेल पे। तब डीके शिव कुमार मीडिया से बहुत बार कहा है उन्होंने कि सोनिया गांधी ने उनको आश्वासन दिया था कि अगर कर्नाटका कांग्रेस एक थंपिंग मेजॉरिटी में आई, अगर मेजॉरिटी भी छोड़ो, अगर जीत गई कर्नाटका में, तो तब डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री करेंगे, वो पद उनको देंगे।
तो ये एक अश्योरेंस था सोनिया गांधी का डीके शिव कुमार के लिए। तो डीके शिव कुमार पहले दिन से जब काउंटिंग हुआ और जब एक नंबर्स एक तरीके का एक सेटल्ड नंबर्स का सेटलमेंट हुआ और हमें पता चला कि कांग्रेस जीत गई है, और सिर्फ एक सिंपल जीत नहीं थी, एक थंपिंग मेजॉरिटी थी। 136 का नंबर जो है 99 से के बाद ये पहला बार हुआ है। तो ऑलमोस्ट 2 to 3 डेकेड्स के बाद ऐसा नंबर शोइंग कांग्रेस को मिला है ऐसे। तो ये डीके शिव कुमार ने सोचा कि हाईकमांड खुद वो ही हाईकमांड ही कहेगी कि आप मुख्यमंत्री बनोगे, और कोई ऐसा एक टेंशन या कंफ्यूजन या एक डिलेमा नहीं होगा। मगर उनको ही शॉक हुआ है, डीके शिव कुमार को खुद को शॉक हुआ है कि हाईकमांड ने उनको कंसिडर भी नहीं किया था चीफ मिनिस्टर के पोस्ट के लिए। फ्रॉम द स्टार्ट सिद्धरामैया को ही कंसिडर किया गया था, एंड उसका भी एक रीजन है, जैसे राजदीप सर ने कहा था, सीएलपी मीटिंग में ऑलमोस्ट 90 लोगों ने सिद्धरामैया को वोट दिया था और डीके शिव कुमार का सिर्फ 30 ऑड वोट था। ये इंटरनल इंफॉर्मेशन है, ये कितना सच है वो हम बता नहीं सकते, क्योंकि वो सीएलपी मीटिंग में 136 में ऑलमोस्ट 20 एमएलएज मिसिंग थे। वो कई दूर से उनको आना था, मगर वो लेट हो गए और वो मिस कर दिया। तो वो सीएलपी मीटिंग का वोट भी एक बड़ा क्वेश्चन है। मगर जो वहां पर थे सीएलपी ऑब्जर्वर्स ने 1-on-1 उनसे बातचीत की और एक पर्ची में उनका वो एक चॉइस लिख के वो एक बॉक्स में उन्होंने डाल दिया। तो उनमें से ऑलमोस्ट 90 एमएलएज ने हमें पता चला है कि सिद्धरामैया को वोट दिया है उन्होंने। मगर फिर भी वो वोट देने से पहले, ये इंटरेस्टिंग है जो टाइमलाइन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आप देख लो। ये जो सीएलपी मीटिंग है वो मीटिंग था एक रेजोल्यूशन और एक चॉइस बनाने के लिए और डिस्कशंस लेने के लिए कि सब एमएलए से कंसल्ट करके एक डिसीजन, एक निर्णय पे आना कि आपका सीएलपी लीडर कौन आप देखना चाहते हो। मगर वो वोटिंग प्रोसेस से पहले ही सीएलपी ने डिसाइड कर लिया कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हाई कमांड पर छोड़ देंगे। तो उन्होंने जो 7 बजे का मीटिंग बुलाया था, मगर शुरू हुआ नहीं, 8 या 9 बजे तक पेंडिंग था। 8:30 तक एक हमने अंदर से बात आई कि सीएलपी ने यूनानिमस रेजोल्यूशन, एक लाइन का रेजोल्यूशन यूनानिमसली दे दिया है कि वो जो भी हाई कमांड चूज करे वो अबाइड करेंगे ना। जब उसके बाद वो प्रोसेस के बाद फिर सीएलपी ऑब्जर्वर्स ने बोला कि अब जो रेजोल्यूशन आपने देना था वो दे दिया, अब हम डिस्कशन करेंगे 1-on-1। हर एक एमएलए से पूछा कि आपका चॉइस कौन है, डीके शिव कुमार या सिद्धरामैया, और उन्होंने पर्ची में लिख के डाल दिया था। फिर उसके बाद अगले दिन जो सिद्धरामैया जो है उनको सिर्फ सिद्धरामैया को बुलाया गया था दिल्ली। तो तब डीके शिव कुमार परेशान थे कि उनको क्यों नहीं बुलाया गया था। एक सिग्नल जा चुका था सब तरफ के सिद्धरामैया को बुलाया है तो शायद सिद्धरामैया ही होगा, और हमें पता चला कि 90 लोगों ने सिद्धरामैया को सपोर्ट किया था और हाईकमांड ने इसका नोट इसका एक कंसेंसस लेके सिद्धरामैया को बुलाया था डिस्कशन करने के लिए। तो फिर हमने मीडिया में छाप दिया था कि डीके शिव कुमार को बुलाया नहीं है और शिव कुमार बहुत अपसेट है। तो तभी शाम तक, वो एक 3-4 आवर्स के बाद शाम तक अबाउट 5 PM न्यूज आया कि डीके शिव कुमार को भी बुलाया गया है। तब तक ऑलरेडी बात फैल चुकी थी कि डीके शिव कुमार को बुलाया गया है उनको पैसिफाई करने के लिए। सिद्धरामैया को ही चीफ मिनिस्टर बना रहे क्योंकि उनके पास एमएलए का सपोर्ट है, और डीके शिव कुमार को केपीसीसी प्रेसिडेंट कंटिन्यू करने के लिए कहेंगे। वो एक बहुत पावरफुल पोस्ट है क्योंकि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और इवन कैबिनेट सिलेक्शन में उनका बहुत से होता है। और एक तरफ डीके शिव कुमार को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। मगर जो हम जानते हैं डीके शिव कुमार, वो बहुत ईगोइस्टिक आदमी है और वो मेरिट, मतलब उनका हक भी बनता है पूछने के लिए, क्योंकि उन्होंने स्ट्रैटेजाइज किया है और इतना काम किया है, फाइनेंसिंग भी किया है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को पर्सनली फाइनेंस किया है, और एक बहुत अग्रेसिव पॉलिटिशियन है, और जो दावा देते हैं वो करके दिखाते हैं। उनका शोइंग, मतलब जो टर्न आउट नंबर होता है यूजुअली जो उठाते हैं वो डिलीवर करके दिखाते हैं। और उन्होंने स्टार्टिंग से ही बोला 141, अगर 136 आया है फिर भी वो मान नहीं रहे कि वो 4 सीट्स कांग्रेस ने गवाया है। वो बोलते हैं अभी भी
जो 4 सीट का मिस है उनके टैली के हिसाब से वो बीजेपी ने कुछ करके छीन लिया है उनसे, बेसिकली नॉट ऑन लिजिट टर्म्स, एक कुछ माल प्रैक्टिस करके उनसे छीन लिया है। एक एग्जांपल दिया है उन्होंने जयनगर का, जहां पर 16 वोट्स के मार्जिन में, सिर्फ 16 वोट्स के मार्जिन में कांग्रेस हार गई, और वो भी 3 बार रिकाउंटिंग के बाद। तेजस्वी सूर्या का लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है वो। नाउ कमिंग बैक टू जो सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार जब दिल्ली गए, इनफैक्ट डीके शिव कुमार ने प्रोटेस्ट भी किया जब वो दिन वो उनको बुलाया नहीं गया था, शाम तक वो जब समन्स आया था तब उन्होंने कहा कि मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। डीके शिव कुमार ऐसे आदमी है कि अगर सोनिया गांधी उनको बुलाए तो वो सब कुछ छोड़ के, जितना भी उनका फीवर हो या हेल्थ इश्यूज हो, वो सब कुछ छोड़ के दिल्ली भागते हैं वो उनसे मिलने के लिए। मगर ये बार डीके शिव कुमार ने एक सटल रिबेलियन किया। वो गए नहीं दिल्ली को, वो घर में ही बैठे, और ऐसा नहीं है कि वो किसी से बात नहीं कर रहे थे। वहां पर डॉक्टर आए और उनका टेस्ट सब लिया, उनका हेल्थ चेक किया था, मगर वो हर मीडिया से बात किया उन्होंने, 1-on-1 मुझसे भी बात किया और 2-3 लोगों से बात किया 1-on-1, फिर दूसरे कलेक्टिव रीजनल मीडिया से 1-on-1 बात किया। तो उनका एनर्जी था, बिल्कुल वो दिल्ली जा सकते थे, मगर वो उन्होंने चूज किया कि वो एक मैसेज देना चाहते थे कि मैं नहीं जाऊंगा, आज मैं यही रहूंगा। और वो दिन, वो जैसे सर ने कहा एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं, बहुत बहुत ज्यादा मानते हैं। अब वो थोड़ा मतलब इट्स नॉट अ सिंपल बिलीफ। डीके शिव कुमार का एस्ट्रोलॉजी में स्टॉन्च बिलीफ रखते हैं। तो वो वही दिन जब डॉक्टर आए, उनका टेस्ट किया, बोले कि दिल्ली नहीं जाएंगे, तभी वो जो बसवेश्वर नगर एरिया में है, जो ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर दूर है उनके घर से, वो गाड़ी निकल के रवाना हो गए एस्ट्रोलॉजर से मिलने। जब यहाँ पर पूरा मीडिया फ्रेंजी हो रहा था, लोग पागल हो रहे थे कि कौन किसको चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, डीके या सिद्धू चले गए थे दिल्ली, डीके यहीं पर है तो क्या है हाल। डीके सब कुछ छोड़ के वो एस्ट्रोलॉजर से मिलने गया और वहां पर बैठ गया वो 1 घंटा। मतलब कोई वहां पर मीडिया को भी अलाउड नहीं था क्योंकि उनके फैमिली भी थे वहां पर। और फिर तब तक डीके ने डिक्लेयर नहीं किया था कि वो नहीं जा रहे दिल्ली। हम सोच रहे थे कि वो, और स्पेशल फ्लाइट भी बुक था, स्पेशल फ्लाइट बुक था HAL एयरपोर्ट में, और इवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उनका टिकट भी बुक था 7:30 विस्तारा फ्लाइट। तो 2 भी तैयार था प्लेन उनको लेके जाने के लिए, एक कमर्शियल फ्लाइट, एक पर्सनल फ्लाइट, प्राइवेट जेट। और तब डीके शिव कुमार निकले वहां से, उनके एस्ट्रोलॉजर के घर से, और मैं वहीं पर थी, खड़ी हुई उनकी गाड़ी के पीछे में भागी, और मैंने पूछा, सर आप क्या हो रहा है, आप जा रहे हो दिल्ली, क्या हो रहा है? तो तब उन्होंने मुझसे बोला, मैं नहीं जा रहा हूं, मैं आज घर में ही हूं। तो ये एक तरीके का सटल रिबेलियन था डीके शिव कुमार के तरफ से, जो हमने कभी नहीं देखा। जो लॉयल्टी बोलते हैं, डीके शिव कुमार का लॉयल्टी बहुत ही ज्यादा है कांग्रेस के लिए। वो NSUI प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो एक यूथ लीडर बन चुके हैं कांग्रेस से। 2022 एज में वो कांग्रेस के फोल्ड में आए, और एक ग्रास रूट लीडर से वो बेसिकली पार्टी रैंक्स में बढ़े हुए हैं। तो वो बाहर से नहीं आए हैं जैसे सिद्धरामैया 2008 में उन्होंने ज्वाइन किया कांग्रेस को, और वो एक आउटसाइडर के दौर से देखा जाता है उनको अभी भी। मगर एक वो अलग बात है कि वो अहिंदा लीडर है, ये वो। फिर डीके शिव कुमार गए दिल्ली, और वहां पर भी एक न्यूज आ गया था और हेडलाइंस था कि सिद्धरामैया जीत गए हैं, और मतलब वो उनको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए, और ये इंटरनल इंफॉर्मेशन आ रहा है वहां से, हाईकमांड से। तब भी डीके शिव कुमार माने नहीं। 2 दिन तक वो इंसिस्ट कर रहे थे हाईकमांड से कि अगर मुझे चीफ मिनिस्टर पोजीशन दे रहे तब मैं लूंगा, नहीं तो मैं KPCC प्रेसिडेंट भी नहीं बनूंगा, मैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनूंगा, मैं कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं बनूंगा, आप जो भी मुझे दोगे मैं नहीं लूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ एक MLA बन के रहूंगा। ये एक रिबेलियन और उनका मतलब एक जिद था। और फाइनली 3 दिन के बाद काउंटिंग हुआ सैटरडे को, और जब तक डीके शिव कुमार निकले, वो मंडे था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जब ऑलमोस्ट 4 डेज, थर्सडे तक कोई बात नहीं आई थी। सिर्फ थर्सडे सुबह डिक्लेयर हुआ कि ये सिद्धरामैया बनेंगे चीफ मिनिस्टर और डीके बनेंगे डेप्यूटी, और वो भी इंटरनल पैक्ट था कि सिद्धरामैया 2.5 years के बाद वो पद डीके शिव कुमार को देंगे, मगर कांग्रेस डिक्लेयर नहीं करेगी क्योंकि एक CM पोस्ट का चेयर, वो चेयर को अंडरमाइन नहीं करना है।
फिर एमएलएज उनको डिसरिस्पेक्ट करने लगेंगे तो नहीं करना है उसको अंडरमाइन। तो फिर उसके बाद आए दोनों, और दोनों का फोटो ऑप्स बहुत बढ़िया था क्योंकि कर्नाटका वेट कर रही थी दोनों के बीच में एक को चीफ मिनिस्टर का नाम सुनने के लिए, और वो दो मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोनों का हाथ पकड़ा और एक विक्ट्री सिंबल, यूनिटी सिंबल कर्नाटका को दे दिया। तो ये मैटर सेटल्ड है अब, मगर ये है अंदर की बात कि बहुत डीके शिव कुमार अभी भी डर रहे हैं। अगर सिद्धरामैया 2024 में लोकसभा में उन्होंने अच्छा शोइंग दिया कांग्रेस को, यहाँ पर जो 28 लोकसभा सीट्स में ऑलमोस्ट 25 बीजेपी के साथ है, तो कांग्रेस मतलब यहाँ से लोकसभा में तो मिट ही चुकी है। तो अगर सिद्धरामैया उनके अहिंदा वोट बैंक से लोगों को अट्रैक्ट करे कांग्रेस के तरफ और उनका शोइंग 2024 के लिए अच्छा हो, तो तब सिद्धरामैया और ज्यादा जिद करेंगे कि वो पद से नहीं हटेंगे। यही है और यही डर था डीके शिव कुमार का कि सिद्धरामैया हटेंगे नहीं। अगर मैं भी मान गया हाफ शेयरिंग पैक्ट, सिद्धरामैया अगर आज हाँ बोल रहे हैं, मगर जब अगर 24 का रिजल्ट अच्छा आ गया तो वो हटेंगे नहीं। मगर ये बात हमें सुनाई दिया है कि सोनिया गांधी ने एक पीस मेकर के दौर पे एक कम्युनिकेशन करके दोनों को हैंडल किया है। इट वाज सोनिया गांधीज वर्ड्स दैट वाज फाइनली अग्रीड अपॉन बाय डीके शिव कुमार, क्योंकि डीके बहुत मानते हैं सोनिया को। तो सोनिया ने कहा है, जैसे राजदीप सर ने कहा कि यतींद्रा जो सिद्धरामैया के बेटे हैं, यतींद्रा को एक अच्छा पोजीशन देंगे। अब एज आपके साथ नहीं है, वो 76 इयर्स के हैं, वो हेल्थ वाइज भी थोड़े वीक है, तो आप दो साल के बाद आप पद डीके को देंगे। और डीके को अश्योरेंस दिया है। दूसरी बार, एक बार था तिहाड़ जेल में, ये दूसरी बार है, दूसरी बार अश्योरेंस दिया है कि आप मेरी बात मानिए, हम आपको सीएम बनाएंगे सेकेंड हाफ ऑफ द टर्म में। अभी के लिए कुछ नहीं मीडिया से कहना है, पब्लिकली यही रहेगा कि सिद्धरामैया सीएम है और आप डेप्यूटी, मगर आप अकेले डेप्यूटी होंगे। तो आप केपीसीसी प्रेसिडेंट भी बनेंगे, डेप्यूटी भी बनेंगे, और एक ही डेप्यूटी बनेंगे, और आपको अच्छे मोटे पोर्टफोलियोज भी मिलेगा। शायद होम मिनिस्ट्री देंगे डीके शिव कुमार को, अपार्ट फ्रॉम एनर्जी और पावर। तो ये शेयरिंग पैक्ट है जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है, मगर ये पब्लिकली अनाउंस हुआ नहीं है अभी तक। मगर डीके शिव कुमार अब खुश लग रहे हैं, वो प्रेपरेशंस का तैयारी सब वो हैंडल कर रहे हैं स्वेरिंग इन सेरेमनी में। और एक बात आपसे कह दूं कि स्वेरिंग इन सेरेमनी में यहाँ पर कांग्रेस ने ममता बनर्जी को, उद्धव ठाकरे को, एमके स्टालिन को, शरद पवार को और बहुत सारे नेशनल ऑपोजिशन लीडर्स को यहाँ पर इनवाइट दे चुके हैं। और जो मिसिंग है उनमें से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और पिनराई विजयन केरला के, ये और बीआरएस जो केसीआर को भी तेलंगाना को नहीं बुलाया गया है, और जगन मोहन रेड्डी को भी नहीं बुलाया गया है। तो ये एक तरफ के ऑपोजिशन यूनिटी के दौर पे देखा जा रहा है ये स्वेरिंग सेरेमनी, जो सैटरडे 12:30 को होगा। थैंक यू नबीला। अब मैं आप तीनों लोगों के पास आऊंगा एक कुछ टिप्पणी के लिए कि कर्नाटक में आगे किस तरीके के चैलेंजेस हैं, और कांग्रेस अगर 2024 में बीजेपी के सामने प्रिंसिपल चैलेंजर बनना चाहती है तो क्या अभी चुनौतियां दिख रही हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की तो बार बार बात हो रही है, पर चर्चा इस पर भी हुई कि कौन से बड़े विपक्षी नेता हैं जो कर्नाटक में नहीं जा रहे हैं शपथ ग्रहण के लिए। चर्चा इस बात पर भी हुई कि कहाँ कहाँ कांग्रेस कंसीड करेगी ममता बनर्जी या केसीआर जैसे स्टालवर्ट्स के सामने। राजदीप, पहले तो मैं आपको बताऊं, ये जो एस्ट्रोलॉजर है बड़े इंटरेस्टिंग है, इनका नाम है मिस्टर तिवारी। मैं उनको कल मिला था क्योंकि मैं डीके शिव कुमार का इंतजार कर रहा था। डीके शिव कुमार उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ थे। आपने चेक करवाया राजदीप जी कि आपका मुख्यमंत्री का लगन है या नहीं है, या सांसदी से ही काम चलाना पड़ेगा? मैंने उनको कहा कि मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखता, तो बड़े वो रूठ गए। वो कहा नहीं नहीं मिलिए आप। उन्होंने अपना कार्ड भी मुझे दिया है, नंबर दिया है, कहा कभी भी आओगे आइए। प्रॉब्लम क्या हुई, डीके शिव कुमार आ गए 1 घंटा लेट। 1 घंटा लेट आकर वो तुरंत वो एस्ट्रोलॉजर के साथ, तिवारी जी के साथ एक कमरे में बंद रह गए आधा घंटा, और फ्लाइट उनकी 3 बजे की थी। तो फिर मैंने दरवाजे पर खटकार करा, प्लीज सर आ जाइए, हमारा इंटरव्यू फिर मिस हो जाएगा अगर आप एस्ट्रोलॉजर के साथ रहें। ही सेड नो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन राजदीप जी, ही प्रेडिक्टेड 136, एस्ट्रोलॉजर का नंबर था 136, और कहा देखिए वही नंबर निकला है 135 प्लस सौम्या रेड्डी। अगर आप ले साइंस कहाँ चली गई है? लेकिन किस राहु केतु की बात होती है, क्या है ये? अगर पढ़ना है तो एस्ट्रोनॉमी पढ़िए। ये अब देखिए, अब ज्योतिष मानने वाले बहुत आहत होंगे,
ठीक है। देखिए कर्नाटक में ये बहुत कुछ है, नाटू जी जानेंगे, येडियुरप्पा जी हो, डीके शिव कुमार हो, सिद्धरामैया जी नहीं मानते। वो बहुत कम नेताओं में है जो ये नहीं मानते, कर्नाटक के ज्यादातर मानते हैं। बट मैं आपको इंटरेस्टिंग एनेक्डोट जो सिद्धरामैया नहीं मानते हैं वो मुख्यमंत्री बन गए, और जो डीके शिव कुमार बार बार ज्योतिषियों के चक्कर लगा रहे हैं वो उनको फिर संतोष करना पड़ा। देखिए मैं पहले तो ये करूं, नाटू जी ने बिल्कुल सही कहा। आई थिंक डीके शिव कुमार वॉज बेटिंग टू बिकम सिंगल डीसीएम। ये कोई वो जानते थे कि सिद्धरामैया इस बार बनेंगे, लेकिन मुझे नंबर 2 एस्टेब्लिश अपने आप को करना है और यही समय है। हालांकि उनके इर्द गिर्द लोग कह रहे थे आप मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कीजिए। उनकी गेम प्लान थी, मुझे लगता है ऑन हाइंडसाइट, कि मुझे उप मुख्यमंत्री नंबर 2 बनना है कर्नाटक का। लेकिन मैं आपको इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूं। ये जो हुआ एंड में, वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला और शिव कुमार रात को 11 बजे के बाद बैठे थे वेणुगोपाल जी के घर। अब ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है वो सोते हैं करीब 10, साढ़े 10, 11 बजे तक। उनको जगाया गया 1 बजे रात को। डीके शिव कुमार ने कहा सर इट इज ओके, आई एम ओके नाउ, 1 बजे रात को। और मुझे फोन आता है 1:30 बजे। ये स्टोरी हमने ब्रेक की क्योंकि मैं फुटबॉल मैच देख रहा था, रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी की। तब मुझे खड़गे जी के नजदीकी का फोन आता है, इट इज डन, सिद्धरामैया जी टू बी चीफ मिनिस्टर एंड डीके शिव कुमार सिंगल, उन्होंने इस पर फोकस किया, सिंगल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। तो ये डील रात को 12-1 बजे। इसलिए मैंने कहा ना शुरुआत में, ये पुराने जमाने के जो हमारे नेता थे वो 10 बजे के बाद ही जागते हैं। ज्यादातर डील जो दिल्ली में होती है, लटियन दिल्ली में, वो 10 बजे रात को हुआ करती थी एक जमाने में। वो दिन में कुछ नहीं होता है, दिन में सोते हैं, रात को जगते हैं। अब रही बात, आपने कहा कि कर्नाटका का असर क्या होगा। देखिए ये जो है ना, पहली चीज जो है कर्नाटक में गारंटीज की, 5 गारंटीज कांग्रेस ने दी है। मैंने जब डीके शिव कुमार को यह सवाल पूछा क्या पहले दिन, कैबिनेट के दिन पे आप ये 5 गारंटीज, महिलाओं के लिए फ्री ट्रैवल, 200 यूनिट की बिजली, 2000 रुपए महिला के लिए, 3000 रुपए युवाओं के लिए और फ्री राइस, ये क्या आप देंगे? उन्होंने कहा देखिए फ्री ट्रैवल, कुछ महिला चाहेंगी कि मुझे नहीं चाहिए, कुछ महिला चाहेंगे मुझे ये 2000 रुपए नहीं चाहिए, हमें इसको एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब जैसे ही उन्होंने ये कहा है, बीजेपी के आईटी सेल ने वो निकाल कर कहा है देखिए धोखा, जनता के साथ धोखा, ये एडमिनिस्ट्रेशन कई महीनों तक चलेगा। तो कर्नाटक सरकार पर एक दबाव है कि ये जो 5 गारंटी, जिसकी वजह एक बहुत अहम वजह है कि कर्नाटक में ये कांग्रेस जीती है, ये कब तक आप इसको वाकई अमल करेंगे, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं मई महीने में। तो आज आप 1 साल में आपको ये जनता को दिखाना पड़ेगा कि ये 5 गारंटीज को आपने अमल किया है। कई महिलाएं तो ये कह रही कि हमारी 200 यूनिट जो बिजली है अब से ही हम कोई पैसा नहीं देंगे। अब सरकार ने कहा है कि अगर आप 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हो तो ही आपका फ्री होगा, अगर आप 300 यूनिट करते हो तो आपको ऐसा नहीं है कि 200 यूनिट फ्री होगा। तो ये जो है ना, ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कर्नाटक में जिस तरह की जीत हुई है उससे एक्सपेक्टेशंस बड़े हैं, लोगों के एक्सपेक्टेशंस बड़े हैं, वहीं मंत्रियों के एक्सपेक्टेशन बड़े हैं। राजदीप जी, अगर थोड़ा इसको हम लोकल से नेशनल पर लेकर आए, क्या कांग्रेस अब सोशल इंजीनियरिंग को ज्यादा पुश करेगी? क्या अब वो देश भर में जाति आधारित जनगणना की बात करेंगे? उन्होंने कर्नाटका में प्रॉमिस किया है कि सिद्धरामैया के दौरान जो उन्होंने सोशल सर्वे किया था उसके फाइंडिंग्स को रिलीज करेंगे। रिजर्वेशन को लेकर उन्होंने कुछ आक्रामक प्रॉमिसेस किए हैं, देखना है कि वो कोर्ट में अटकते हैं कि नहीं, क्योंकि जैसे ही आप 75% ले जाओगे कोर्ट उसमें अपनी प्रतिक्रियाएं लेकर आएगा। नहीं, बड़ी बात आपने, नीतीश कुमार सर जिस तरह से घूम रहे हैं, जाति आधारित जनगणना को लेकर जिस तरह से बात हो रही है, एक नजर आ रही है रणनीति सोशल मीडिया पर, आप एग्रेशन देखिए या उससे इतर की मीटिंग में, कि रिजर्वेशन के मुद्दे पर और जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर, यानी कि सामाजिक न्याय के समीकरण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कवायद चल रही। डू यू थिंक इट विल बी इफेक्टिव? देखिए जाति आधार पर जनगणना की आपने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कांग्रेस ने पब्लिकली कहा, राहुल गांधी ने तो पब्लिक मीटिंग में कर्नाटक में कहा रिजर्वेशन होना चाहिए, जाति के आधार पर जितनी आपकी संख्या है उतनी आपकी रिजर्वेशन होनी चाहिए। और ये बात जानिए, अब 4 कांग्रेस के मुख्यमंत्री है सौरभ, उनमें से 3 जो है ओबीसी हैं, अशोक गहलोत,
भूपेश बाघेल और सिद्धरामैया। तो ये जो ओबीसी कार्ड है, क्योंकि क्या हुआ है 80 के दशक के बाद कांग्रेस को पता ही नहीं चला द राइज ऑफ ओबीसी, वो पकड़ नहीं पाई। अब कांग्रेस के जो नजदीकी है वो कहते हैं दो चीजें है, इसलिए कर्नाटक महत्व है। सोशल वेलफेयर के साथ साथ गरीबों का एक जो कोलिशन है उसमें ओबीसी, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, हमें ये कोलिशन जो अहिंदा एक तरह से आपने कर्नाटक में कहा, ये हमें देश भर में करना है। आप देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का कद बढ़ गया है। क्यों? ना ही कर्नाटक की जीत, लेकिन कर्नाटक में हम बार बार वोकलिगा लिंगायत की बात करते हैं। कर्नाटक की स्टोरी वोकलिगा लिंगायत की केवल नहीं है, कर्नाटक की स्टोरी दलितों की स्टोरी है और आदिवासी की। 15 आदिवासी सीटों में बीजेपी को एक भी जीत नहीं मिली, कांग्रेस को 14। 36 जो एससी सीटें हैं उसमें सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को आई। और कई लोग ये कह रहे हैं कांग्रेस के लोग कि क्योंकि हमारे जो अध्यक्ष हैं वो दलित हैं, उससे एक सिंबल बन जाते हैं, प्रतीक बन जाते हैं कि वाकई हम एक नया सोशल एक नया समीकरण कर रहे हैं। लेकिन ये जानिए सौरभ, दक्षिण की राजनीति उत्तर की राजनीति से अलग होती है। जिस दिन कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ी जीत मिलती है उसी दिन लोकल बॉडी इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हार होती है। ये कहना कि वन साइज फिट्स ऑल, कि क्योंकि हमने अहिंदा स्ट्रेटेजी कर्नाटक में की वही स्ट्रेटेजी बाकी राज्यों में चलेगी, वो नहीं हो सकता। वहां आपके पास एक नेता था सिद्धरामैया में जो उस अलायंस का एक तरह से नेतृत्व कर रहा था। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ये नेशनल कर पाएंगे? देखिए इस पूरे कवायद में राहुल गांधी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर जा रहे थे। गांधी परिवार भी एक संदेश देना चाहता है, खासकर कि सोनिया गांधी, मुझे लगता है कि मैं सेमी रिटायर्ड हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैंडल करते हैं। राहुल गांधी ने अपना पूरा वेट सिद्धरामैया के पीछे लगाया था। मैं आपको बताऊं, पिछले साल सिद्धरामैया जी का बर्थडे हुआ था, उस दिन वहां राहुल गांधी गए थे और राहुल गांधी ने को उस दिन सिद्धरामैया ने पूछा क्या मैं अगले साल जब चुनाव लड़ूंगा अगर कांग्रेस जीतती है तो क्या मैं मुख्यमंत्री बनूंगा? तो राहुल गांधी सेड यू हैव माय फुल सपोर्ट। आज हम सोनिया गांधी की बात कर रहे हैं कि वो शिव कुमार को बैक कर रही थी, तिहाड़ जेल में वादा किया था, लेकिन असली बात यह है कि राहुल गांधी ने सिद्धरामैया को बैक किया, क्योंकि राहुल गांधी के जो इर्द गिर्द लोग हैं वो ज्यादातर लेफ्ट लीनिंग सोशल वेलफेयरिस्ट पॉलिटिशियन है। उनका कहना है कि जब तक हम ये प्रो पुअर गरीबों की एक अलायंस नहीं करते तब तक हम बीजेपी को, खासकर की बीजेपी की जो लाभार्थी कंस्टिट्यूंसी बनी है उसको हम टक्कर नहीं दे सकते। तो ये जो भी कवायद चल रही है सोशल वेलफेयर जनगणना की बात, ये केवल इसी वजह से कि कांग्रेस चाहता है कि, और मैं एक और लास्ट बात कहूं, सर समय की कमी है राजदीप जी, ये चीजें आपने बता दी लंदन टॉप शो में। एक न्यूज ब्रेक दो, कांग्रेस अब चाहती है कि मिनिमम इनकम की जो बात 2019 में की थी वो दोबारा करेगी और इसको देश भर में लेकर जाएगी कि जो बीपीएल लोग हैं, फैमिलीज हैं, उनके लिए मिनिमम इनकम हो। तो कांग्रेस एक तरह से पुराने लेफ्ट ऑफ सेंटर सोशल कोलिशन करना चाहती है, लेकिन जैसे मैंने कहा कर्नाटक इज नॉट इंडिया, और कर्नाटक में भी वही वोटर जो विधानसभा में एक तरफ वोट करता है लोकसभा में दूसरा कर सकता है। में जो फॉर्मूले काम किए वो भले ही इंडिया में उनके वेरिएशन हो, लेकिन वो कर्नाटक में तो काम किए हैं ना। ऑपोजिशन यूनिटी की बात कही ना, केजरीवाल को भले ही न्योता नहीं दिया है, केजरीवाल चाहते हैं कि राहुल गांधी से बात हो, खड़गे जी से बात हो, और वो भी जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि सब नेता जान गए अब कि जब तक आप इकट्ठा नहीं होंगे और जब तक आप ये सोशल वेलफेयर का कोलिशन नहीं कर पाओगे, आप मोदी जी और बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकते। दे वांट इट टू बी लाइक 1977 और 1989। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशांत नाटू जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने विस्तार से टिप्पणी दी। नबीला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात आप लोग जोड़ना चाहेंगे इसमें? मुझे लगता है जो कर्नाटक का जो मैंडेट कांग्रेस को मिला है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना सीट लाती है कांग्रेस कर्नाटक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के कर्नाटक को सीमित अगर कांग्रेस की राजनीति को देखा जाए, क्या वो फॉल्ट लाइन बढ़ती जाएगी, वो दरार बढ़ती जाएगी, या दोनों मिलके काम करेंगे? एक दृष्टि से देखा जाए तो सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच में फॉल्ट लाइन है। दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो सिद्धरामैया एक मास लीडर है, उनके बाद डीके शिव कुमार भी मास लीडर बन सकते हैं। तो एक कांग्रेस के लिए एक पॉजिटिव भी है, क्योंकि बीजेपी येडियुरप्पा के बाद इस चुनाव में हारने का बीजेपी का कारण क्या है? बीजेपी डजंट हैव मास लीडर। तो कर्नाटक में एक
लोकल नेतृत्व के बिना चुनाव जीतना मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस लोकसभा में इसी परफॉर्मेंस को क्या रिपीट कर पाएगी, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कर्नाटक में इस सरकार कैसे चलेगी, क्या चलेगी। क्या एमपी पाटिल और परमेश्वरा जैसे नेता जो सिद्धरामैया के नेतृत्व में काम करेंगे, क्या वो शिव कुमार के नेतृत्व में काम करेंगे? ये एक प्रश्न है। ये निर्भर करता है कि डीके शिव कुमार एज ए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उनका एक साल तक कैसा, मतलब व्हाट विल बी हिज पॉलिटिकल, मतलब पर्सोना कैसा रहेगा। क्योंकि अब तक डीके शिव कुमार को जो सीनियर लीडरशिप है वो पसंद नहीं करता, इसलिए 2016 में डीके शिव कुमार योर क्लोजिंग रिमार्क। जी, my observation here कि कांग्रेस को यहाँ पर ऐसा थम्पिंग विक्ट्री मिला है, नॉट बिकॉज ऑफ डीके शिव कुमार, नॉट बिकॉज ऑफ सिद्धरामैया। ये एक एंटी बीजेपी वेव था जो चल रहा था यहाँ पर कर्नाटका में, और इसलिए कांग्रेस ऐसी इतनी नंबर पे जीत गई। जो अब मसल फ्लेक्सिंग जो हर नेता कर रहा है वो यही इसी का देन है। मगर eyes on the ball for 2024 for the Congress, and इसीलिए सिद्धरामैया जो अहिंदा वोट बैंक है, आ होता है अल्पसंख्यक, वो है माइनॉरिटीज, हिंदुली होता है ओबीसी सोशली बैकवर्ड, और दा होता है दलित्स। ये वोट बैंक, कोहेसिव वोट बैंक सिद्धरामैया ने अकेले स्ट्रैटेजाइज करके लाया है, कांग्रेस को जितवाया है 2013 में, और यही इसी को देके 2024 के लिए कांग्रेस हाईकमांड ने सिद्धरामैया को ही चुना है। थैंक यू सो मच। नेता नगरी में अगले सत्र में बात होगी पाकिस्तान की घरेलू राजनीति पर, और इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी निखिल। आप ये बात सुने, फिर आखिरी में अपनी बात। नेता नगरी के इस सत्र में हम बात करेंगे पाकिस्तान की, जिन इमरान खान के प्रधानमंत्री बनते ही कहा गया कि सेना ने उन्हें पाकिस्तान का कप्तान बनाया, वो खुद कुर्सी जाने के बाद कह रहे हैं कि सेना ने उन्हें सत्ता से बेदखल किया। एक तरफ इमरान के पास जन समर्थन है, दूसरी तरफ है मुकदमों की बाढ़। रोज लगता है कि अब गिरफ्तार हुए तब गिरफ्तार हुए। इस बीच 9 मई को जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, ऐसा कुछ हुआ जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं देखने को मिला। जीएचक्यू सहित पूरे मुल्क में पाकिस्तानी सेना को हिंसक प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा। लाहौर में कोर कमांडर का घर तक फूंक दिया गया। हाल के दिनों में पाकिस्तान अपने सबसे नाजुक फेज से गुजर रहा है। आर्थिक और सियासी दोनों तरह का संकट उसके सामने है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं 3 मेहमान। पहले मेहमान है कल्बे अली, सीनियर रिपोर्टर हैं डॉन अखबार के, इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं, इनका स्वागत है। दूसरे मेहमान जाहिद गशकोरी, एडिटर हैं ये इन्वेस्टिगेशन के हम टीवी, ये भी इस्लामाबाद से जुड़े हैं। और तीसरे मेहमान है जी पारसारथी, एक्स सीनियर डिप्लोमेट है, पाकिस्तान में इंडिया के हाई कमिश्नर भी रहे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे तीनों मेहमानों का। बातचीत की शुरुआत कल्बे अली साहब हम आपके साथ में करना चाहते हैं। हम बाकी सारे मुद्दों पे आएंगे, लेकिन पहले जो हिंदुस्तान में बहुत सारे दर्शकों की दिलचस्पी ये जानने में है कि जिस तरह के प्रोटेस्ट हमने देखे, एक उदाहरण था कि जब को कमांडर के घर के बाहर प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन हमने कभी भी आर्मी इंस्टॉलेशंस को या एयरफोर्स के इंस्टॉलेशंस को इस तरह से अटैक होते हुए या वैंडलाइज होते हुए पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं देखा गया। इस तरह का रिएक्शन कभी नहीं आया था। सिर्फ एक नेता की गिरफ्तारी के बाद में, जो बिल्कुल एक पॉपुलर लीडर है इमरान खान, उनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है, लेकिन जिस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ रिएक्शन आया वो उनसे भी ज़्यादा पावरफुल है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो इस तरह का चैटर है कि इसके पीछे या तो इमरान खान की पार्टी की प्लानिंग थी या तो इस्टेब्लिशमेंट की ही प्लानिंग थी कि एक बार उनको अच्छी तरह से मलाइन कर ही दिया जाए और उसके बाद में देखते हैं कि पैन पाकिस्तान रिएक्शन किस तरह का होगा। आपकी क्या जानकारी है और आपका क्या मत है? आपको क्या लगता है कि उस दिन क्या हुआ था एग्जैक्टली? हमने को कमांडर के घर में आग लगते हुए देखा लाहौर में। जी, आपने उसके अलावा जीएचक्यू के गेट पे टूटते हुए आईएसआई के ऑफिसेस, और जो ज्यादा अफसोस की बात यह है कि ये रिएक्शन, इसको अभी बहुत सारे लोग ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ये आर्मी ने और या एस्टैब्लिशमेंट ने अपनी एक बहुत ही समझदारी से ऐसे किया कि इस तरह एक पक्का केस बनाया जाए पीटीए के अगेंस्ट कि छोटा मोटा भी उनको कोई गुंजाइश ना छोड़े। दिस इज पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी जो कि अभी रिसेंटली डेवलप हो रही है। इससे हटके लेकिन अगर हम एक बैकग्राउंड देखें, इट्स नॉट सो इजी, क्योंकि या तो अटैकर्स कोई और होते, एक ऑर्डिनरी लोग थे। इसमें जो सच है उसको मानना चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरे सोर्सेस कह रहे हैं या मुझे रिपोर्ट आई है या अमेरिका की सीआईए की रिपोर्ट है, जिस तरह होता है इधर उधर की रिपोर्ट्स आ रही हैं। दैट्स नॉट द पॉइंट। हमने देखा है रावलपिंडी में, लाहौर में
सब जगह कि जो लोग अटैकर्स थे, जिनको आप कुछ भी कहें, बलवा करने वाले लोग, आर्सनिस्ट कहें, वैंडलिस्ट कहें, जो भी कहिए, लेकिन जो लोग भी प्रोटेस्ट करने के लिए सामने आए वो ऑर्डिनरी लोग थे, अपनी फैमिलीज के साथ आए थे। अच्छा, जिस किसी ने इस तरह की बड़े गड़बड़ करनी होती है वो अपनी बीवी या बच्चे या बहन के साथ या अम्मा के साथ नहीं आता। ये रियलिस्टिक बात है जो जिसको हम यानी डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, अब यहाँ पे जीएचक्यू के केस में ले लें सबसे पहले कि यहाँ पे 4-5 औरतें ही नजर आ रही थी ना, एक थोड़ी कंपैरेटिवली यंग है, बाकी कुछ सीनियर एज में सीनियर थी, यही है, और लोकल पिंडी की थी। फिर बीच में कुछ 2-4 लड़के से आए, और अगर हम कोर कमांडर हाउस के बाहर देखें, जब पुलिस से झगड़ा हुआ था तो एक यूट्यूबर आगे जा रही थी, तो एक औरत, वो अगर आप बहुत ज्यादा वीडियो देखें, एक औरत भागती हुई जाने लगी, तो उसका जो भाई, मियाँ, बेटा जो भी था, हाँ मतलब एक बंदा, मर्द, वो उसको बार बार कंधों से रोक रहा है। वो आगे भागने की कोशिश कर रही है और ये रोक रहा है, और बार बार एक इशारे से लग रहा है कि भाई कहाँ जा रही हो, मरोगी, क्या करोगी, अम्मा, बीवी, बहन जो भी थी उनकी, मतलब है वो आई तो थी एक ऐसे एक्साइटमेंट में, लेकिन वो एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ती गई, विच मीन्स कि लोग either they were not prepared, लेकिन they were mentally prepared in the sense कि उन्हें गुस्सा था आर्मी के अगेंस्ट। ये चीज एक क्लियर है जो इस पूरी सिनेरियो से मैंने निकाली। पहले होता रहा है, जब जगह ज्यादातर कंट्रीज में यही होता है कि जो फर्स्ट रिएक्शन आता है या तो वो ओपोनेंट पार्टीज के अगेंस्ट होता है, या यूं ही ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स के अगेंस्ट, सड़क में चलती हुई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हाँ जी। और इससे सेकंड फेज में अगर अटैक करते हैं लोग तो वो पुलिस पे करते हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को बेसिकली टारगेट किया जाता है, नेता या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ बिल्कुल, ये इन्हीं का ही नंबर आता है, और पुलिस सबसे एंड में बहुत बड़ा कारनामा हो जाए, अगर कहीं पे देख थाना जल गया तो लगता है ऑल राइट, दैट इज एन अचीवमेंट ऑफ दैट एरिया ऑफ उस पॉलिटिकल पार्टी की। यहाँ पे एक टारगेट सा लोगों को, हर बंदे ने एक अपने हिसाब से अपने शहर में, जैसे कि पहले से ही उनको पता था कि हमने जहाँ पे पिंडी वालों ने जाना ही 2 ऑफिसर्स के सामने, एक आईएसआई के ऑफिस के सामने गए, तो जो वहां पे नहीं हो पाया क्योंकि जो अंदर से जो लोग सिक्योरिटी वाले बहुत सारे लोग निकले, कुछ यूनिफॉर्म में थे, मोस्ट ऑफ देम वर नॉट इन यूनिफॉर्म, उन्होंने हवाई फायरिंग की और इनको 2-4 को पकड़ के जरा डांटा वाटा, तो ये भाग गए। तो पीटीआई इससे पहले समझा जाता था, जब तक ड्यूरिंग इट वाज इन द पार्टी और अपोजिशन में थी 2018 से पहले, इट वाज द किंग्स पार्टी। तो इन्हीं का सबसे बड़ा बैकिंग है, इनको सबसे ज्यादा आर्मी की एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग है। ये उस जमाने में जो इस वक्त हुकूमत में है, पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ वाली पीएमएलएन, और जो मौलाना जमीयत उलमा इस्लाम, ये लोग दे वर वेरी मच अगेंस्ट आर्मी। उससे पहले अगर हम लें तो जो वायलेंटली और वोकली आर्मी के अगेंस्ट थे वो केपी, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कराची के जो अर्बन एरियाज हैं, यानी एमकेएम, जो एमकेएम के जो लीडर एक है अल्ताफ हुसैन, तो उनका भी सारा केस यही बना था अल्ताफ हुसैन का। तो वो काफी बाद में प्रोमिनेंट हुए कि वो इंडिया के फेवर में भी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, इसे लंदन बहुत ज्यादा आर्मी के अगेंस्ट बोलते हैं। तो वो जो आर्मी के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा जो रिसेंट सिनेरियो चल रहा है वो इन 3 पार्टीज की तरफ से था। फिर मेन स्ट्रीम पार्टीज में, जैसे मैंने नाम लिया कि जो इस वक्त गवर्नमेंट में है, इन्होंने शुरू किया, नवाज शरीफ साहब ने बहुत ज्यादा वोकली आर्मी के अगेंस्ट बोलते रहे। तो ये एक हर सोसाइटी के एक बहुत बड़े चंक और सेक्शंस में ये वाले जो एंटी आर्मी सेंटिमेंट्स मौजूद थे 20 साल से। ये नहीं हम कह सकते कि एक दिन में ऐसा बड़ा काम हुआ कि जैसे कोई माँ बाप अपने बच्चे को घर से निकाल दें, वो एक दिन में नहीं होता, या कोई बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल दें, वो ये जैसे ये वाला इसको अब इस तरह से मैं मिसाल दे रहा हूँ। पीटीआई जब से हटी और तब से ही पीटीआई वालों ने रेगुलरली ये कहना शुरू कर दिया था, उनके लीडर्स ने, सिर्फ इमरान खान साहब नहीं बाकी लोगों ने भी, कि ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे आर्मी एस्टैब्लिशमेंट है। और पिछले वाले जो हमारा आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, उनका नाम ले लेके कहा जा रहा था, मुख्तलिफ जो ऑफिसर थे सीनियर उनका नाम ले रहे थे, और नाम ऐसे जो तंजिया नाम भी थे, कुछ मुख्तलिफ नाम से उन्हें कोड में सबको समझ आ रही थी किसको क्या कहा जा रहा है। तो वो एक सेंटिमेंट्स बन रहे थे, यानी लावा पक रहा था। ये जो है, इसीलिए जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पे तो लोगों ने अटैक नहीं किया। अगर इतना गुस्सा, जो सबसे पहले बसें जलाते हैं, बेचारा कोई रिक्शा है वो जल गया, फिर पुलिस की चौकी है, ट्रैफिक पुलिस वाले भाग रहे होते हैं, तो मतलब बेचारों को अफसोस भी होता है बाद में, लेकिन यही सबसे पहले टारगेट्स होते हैं। बात इनके तो किसी पे अटैक नहीं हुआ। तो ये जो एक लावा पक रहा था, जो कि बाकी पार्टीज भी अपने अपने एंड पे कह रही थी,
उसी ही का एक क्या कहना चाहिए फॉल आउट है। तो इसमें ये वाली बात कहना कि आर्मी ने खुद किया होगा, ये मैं इसको नहीं मानता। जिनकी अपनी आर्ग्यूमेंट से वो मानते रहें, क्योंकि इतना ज्यादा अटैक GHQ का गेट तोड़ देना, ये दिस इज नॉट इवन आर्मी की अपनी रेपुटेशन के लिए भी ठीक नहीं है। ठीक, कल्प साहब, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये पहली मिसाल नहीं थी, इससे पहले ऐसा हो चुका है कि रिजेंटमेंट रहा है और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने अलग अलग टाइम में किया है, आपने नाम और जगह के साथ बताया। लेकिन पैन पाकिस्तान इस तरह का मुझे लगता नहीं है, मतलब मेरी जानकारी कम भी हो सकती है, कम है ही, कि कभी पूरे पाकिस्तान में एक साथ हमने लोगों को लामबंद होते हुए नहीं देखा। इससे पहले यही हुआ है कि वो पॉकेट्स में वो रिजेंटमेंट रहा है। और 1 और 2, जिन लीडर्स ने ये किया वो कभी पनप नहीं पाए आर्मी के दुश्मन बन के, वो इतने ताकतवर आलोचना करने के बाद नहीं रहे, ज़्यादातर एग्जाइल में हैं, या फिर वो अगर पाकिस्तान के अंदर है तो उनकी रेलेवेंस अब उतनी नहीं रही कि वो इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर पाएँ। इस मामले में इमरान खान एक आउटलायर होते हैं, एक यूनिक मिसाल बन रहे हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में। इसके क्या वजह पाते हैं आप? इमरान खान की एक काफ़ी मजबूत छवि है, बार बार उनको कंपेयर किया जाता है जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और वो भी नाम लेते रहते हैं कि देखिए उन्होंने रूस से सस्ता तेल ले लिया वगैरह वगैरह, उनके स्पीचेस में कई बार जिक्र आता है। आपको भी ऐसा लगता है कि काफ़ी एक पीपल कनेक्ट जो उनका इमरान खान का वो काफ़ी मजबूत होता गया विद टाइम, और इसकी वजहें क्या थी, उन्होंने कैसे कैरी किया है खुद को? ये जो पैन पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक बेसिक रीजन है कि PMLN जिसकी हम बात कर रहे हैं वो लोग मेनली पंजाब बेस्ड पार्टी है, MQM लार्जली कराची बेस्ड पार्टी है, ANP और ये जो कुछ बलूचिस्तान वाले लोग पार्टीज भी थी वो लोग अपने अपने प्रोविंसेस में थे। ये जो किंग्स पार्टी कहा जाता है, या बाद में जब तक ये लोग अपोजिशन में थे, पीपल्स पार्टी PDM जिसके हैं मौलाना साहब, और ये पीपल्स पार्टी नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान JUIF, ये लोग जब तक अपोजिशन में थे तो वो यही रेगुलरली कहते थे, और हमें नजर भी आता था कि ये इट वाज एक्चुअली अ प्रो एस्टैब्लिशमेंट पार्टी जिनको की खड़ा ही एस्टैब्लिशमेंट ने किया था इन सब अपोजिशन के टक्कर में। और कराची में जो इतनी ज्यादातर इन्होंने सीट्स ली हैं वो भी एक कुछ थोड़ी सी अनरियलिस्टिक सी हैं। अनरियलिस्टिक इसलिए कह रहा हूं मैं कि फैसल वाडा साहब ने कोई 30 या 32 हजार वोट लिए, और हल्का जो है उसके अंदर जो टोटल वोट्स हैं वो है कोई 2.5 लाख से ज्यादा। तो इतने कम वोट्स लेके वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। तो ये ऐसा कोई हालात थे कि जो बाकी जो ओपोनेंट्स हैं वो कोई सही तरह अपना काम कर नहीं पाए, यानी कि ये इसलिए अब इनका बेस बनाया गया था पूरे मुल्क में, और जो कुछ भी एक सेंट्रल आइडिया रहा होगा 2018 के बाद एस्टैब्लिशमेंट का कि ये एक PTI आएगी तो क्या करेगी और कैसे करेगी, वो परफॉर्म नहीं कर पाए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब रही बात जो लोग इन्हें मोदी साहब से कंपेयर करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे कंपेयर हम कर सकते हैं, ट्रंप साहब, मोदी साहब और इमरान खान, इन तीनों में सिर्फ एक चीज सिमिलर है, और वो एक चीज ये है कि जो दिल में आता है वो बोल देते हैं। अदरवाइज मोदी साहब की अगर हम परफॉर्मेंस देखें, मतलब हम मोदी साहब के कोई बहुत फेवर में नहीं है ओवरऑल पाकिस्तान में, बिकॉज कि वो राइट विंग के हैं और उनके और भी एक काफी चीजें हैं जिससे हमारा उनसे बड़े अपोजिशन है। लेकिन डोमेस्टिकली उनके बहुत सारे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस जो हैं उसमें इंडिया को बहुत फायदा हुआ है, इकोनॉमी के लिहाज से और कई चीजें। हत्ता कि अगर हम इंडिया के लिहाज से देखें, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के एंड की बात नहीं कर रहा, जो 370 किया है तो इंडिया के लिहाज से तो उन्होंने बड़ा काम किया है। मतलब ही थॉट कि जी मुझे ये करना चाहिए, बोल्डली उन्होंने काम कर दिया। अब हिम्मत तो की, तो सिर्फ मोदी साहब से जो कंपैरिजन अगर कर सकते हैं हम, तो एक ही चीज में कर सकते हैं कि जो दिल में आता है, जो वो समझते हैं, ये बोल देते हैं इमरान खान साहब। लेकिन परफॉर्मेंस तो इनकी 3 साल में कोई अच्छी नहीं थी। ये आए थे अगर एस्टैब्लिशमेंट के सहारे ही, तो इनकी पार्टी में इतनी स्ट्रेंथ और इतनी जान अभी नहीं है कि ये एस्टैब्लिशमेंट से लड़ सकते हैं। ना इन्होंने ऐसा कोई काम किया कि अपोजिशन को भी खत्म कर पाए, या उनके अगेंस्ट केसेस बना पाए, या उनसे जो करप्शन, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला कोई और चीज तो नहीं है। मैं पाकिस्तान में रहता हूं और मैं लोएस्ट ऑफ लेवल की किस तरह के भिखारियों से लेके हर बड़े लोगों से मिलता हूं, वरना अमूमन लोग भिखारियों से नहीं मिलते, और वो भी इस उम्र में आके हम फील्ड वर्क में ऐसा नहीं करते। मैं अभी भी मिलता हूँ, मतलब कई बार ऐसा जूस वूस ये वो ले जाके पिलाया और बातें पूछता रहता हूँ, ऐसे ही जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। पाकिस्तान में सबसे सीरियस इशू जो है हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस का, वो करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है। इसका ताल्लुक जो है ये नहीं कंट्रोल कर पाए थे इमरान खान साहब भी, और जो मौजूदा गवर्नमेंट है इनकी करप्शन और मिसमैनेजमेंट की वजह से ही जो थोड़े बहुत सेंटिमेंट्स इमरान खान के फेवर में जा रहे हैं वो इनकी वजह से जा रहे हैं, नॉट बिकॉज कि इमरान खान का अपना
बहुत बड़ा कोई करिश्मेटिक उनकी वो है अपनी जगह, लेकिन बाकी जो बहुत सारे लोग उनके फेवर में जा रहे हैं इमरान खान के, वो इनकी नालायकी की वजह से जा रहे हैं कि 1 साल से ज्यादा हो गया और ये इकोनॉमिक कंडीशंस को अच्छी नहीं कर पाए। अच्छा सर, ये बताइए कि इमरान खान जब अपने स्टेटमेंट्स में इस्टेब्लिशमेंट का नाम ले भी रहे हैं तो वो ये बार बार कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट में प्रॉब्लम नहीं, इस्टेब्लिशमेंट में कुछ लोग हैं, वो जनरल बाजवा का जैसा आपने बताया नाम लेते हैं, वो डर्टी हैरी उनको बड़ा पसंद है, वो उसका जिक्र बार बार करते रहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि इमरान खान का एंड गेम एग्जैक्टली क्या है, क्या उनको वाकई इन 2-3 लोगों से ही प्रॉब्लम है, या फिर और क्योंकि एक दूसरा साइड ये कहता है कि आर्मी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में किसी एक व्यक्ति की मर्जी से चलती नहीं, वो जो कोर कमांडर जितने हैं वो सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं और जो उनकी राय होती है उस हिसाब से वो इंस्टीट्यूशन आगे जाता है, एक इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग है। तो इस पैराडॉक्स को इमरान खान कैसे रिजॉल्व करेंगे कि वो 1-2 लोगों के नाम ले रहे हैं लेकिन उनके सामने एक पूरा इस्टेब्लिशमेंट है? एंड गेम क्या है? क्या वो एक कंफर्टेबल इस्टेब्लिशमेंट ही चाहते हैं जो उनके हिसाब से हो? उनके दिमाग में चल क्या रहा है? इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है ये बड़ा मुश्किल होता है। इस तरह के बड़े बड़े जो लीडर्स गुजरे हैं ना, जिन्होंने बहुत बड़े काम किए, वो उनका दिमाग माइंड रीडिंग हिस्टोरियंस भी नहीं कर पाए, तो ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जो बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट से एक हद तक उनका पॉइंट ऑफ व्यू से सब एग्री करते हैं कि जो आर्मी का एक्सटेंडेड रोल है पॉलिटिक्स में वो इतना ज्यादा होना नहीं चाहिए। ये से तो सब एग्री करते हैं, बल्कि मैं ओपनली कहता रहा हूँ टीवी पे, बल्कि किसी ने मुझसे बाद में भी फोन करके पूछा था कि यार आप कैसे कहते हैं, और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी, लार्जेस्ट, वेल फाइनेंस्ड, सबसे ज्यादा फाइनेंस्ड और मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आर्मी है। अब ये मेरी रूटीन की स्टेटमेंट है और इसमें कोई माइंड नहीं करता। बात यह है कि अगर इमरान खान साहब के जब तक वो फेवर में था सिस्टम तो इन्हें अच्छा लग रहा था। इन्होंने जो इनिशियली समझा जाता था कि ये आए थे एक ही नारा लेके कि मैं इस मुल्क से करप्शन, मिसमैनेजमेंट और ये जो पैसा हमारा लूट लाट के ये लोग नवाज शरीफ और जरदारी और ये सब बाहर ले गए हैं, सब है, पेट काट दूं पर पैसा वापस लेके आऊंगा, क्या कर पाए। और अब बाद में ये एकदम से जब आफ्टर 3.5 years, 3.5 साल के बाद अगर ये कहना कि मुझे काम नहीं करने दिया गया और काम ना करने देने वाले जो लोग थे वो फौज वाले थे, तो ये एक अपनी जो कहते हैं वो ना एक टालने वाली और एक बस आय बाय शाय वाली बातें, और ये एक ज्यादा सूटेबल नहीं है। दूसरी बात कि एस्टैब्लिशमेंट ये आ गए, सब कुछ हो गया। बहुत सारे लोग दुनिया के लीडर्स ऐसे होते हैं जो आते हैं किसी के साथ में। अब इंदिरा गांधी साहिबा को लें, व्हेन शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, वो बहुत यंग थी और जितने बड़े बड़े गुरु और महागुरु बैठे हुए थे कांग्रेस में, बाबे, उन्हीं को वो समझते थे ये लड़की है, नेहरू जी का नाम भी चलेगा, गांधी जी का भी नाम चल जाएगा और हम कंट्रोल हम करते रहेंगे। आई तो इसी तरह थी। 1 साल के बाद उन्होंने अपने जो पर फैलाए तो सबको सीधा कर दिया और इवेंचुअली फिर 71 की वॉर में उन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि इंडिया में, मतलब पाकिस्तान के अंदर इंडियन ईस्ट जो ईस्टर्न विंग था यानी बांग्लादेश, उसमें अपनी फौजें भेजी। उस लिहाज से तो बहुत बड़ा काम था और अभी भी बड़ा काम है कि अपनी डायरेक्टली फौजें भेज दी। अगर पाकिस्तान पे इंडिया अटैक ना करता तो पाकिस्तान के टुकड़े नहीं होने थे, एक रेवोल्यूशन से नहीं होते। इंदिरा गांधी साहिबा ने करा ना 71 में। बात यह है कि लोग एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे आते हैं, आने के बाद क्या करते हैं, इज द पॉइंट। ये ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सारे बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी और लॉबीज के जरिए आते हैं गवर्नमेंट में, आने के बाद वो अपने आप को चीजें सेट करते हैं और वो अपना या नाम बनाते हैं या ऊपर चले जाते हैं। ऊपर से मतलब तख्ते पे, ये तख्त या तख्ता। अब ऐसे रिस्की गेम में यही होता है। तो अब ये इस वक्त ये अपनी पार्टी को बना नहीं पाए हैं। ये अभी भी समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का एक झड़ा इनको बैक करेगा। और जिस तरह से अब आपने भी बात की, मैंने भी बात की कि एस्टैब्लिशमेंट यानी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड और थिंक टैंक वाला एक इदारा है। जहां जहां भी ब्रिटिश, अब आप ये भी याद रखिए, जहां जहां भी ब्रिटिश कॉलोनीज हैं वहां पे आर्मीज बहुत स्ट्रांग और बहुत स्टेबल एंटिटीज हैं और वो पूरी थिंक टैंक की तरह काम करती हैं, जिनके पास फाइनेंसेस भी हैं, जिनकी बहुत ऑर्गेनाइज्ड भी हैं और जिनका वाइड स्प्रेड भी है। पूरे इंडिया के हर कोने कोने में आर्मी की प्रेजेंस है पाकिस्तान की, जहां जहां भी ब्रिटिश कॉलोनीज रही हैं। तो वो आर्मी कोई छोटा मोटा इदारा नहीं है कि जहां पे अफ्रीका की तरह की आर्मी के 2 टुकड़े हो जाएं, 3 टुकड़े हो जाएं। तो ये नहीं होगा। अब उसके लिए इन्होंने खुद क्या करा था, इनकी पार्टीज कितनी खुद स्ट्रांग थी, ये वो नजर आ रहा है कि दे आर नॉट स्ट्रांग। ये थोड़ी सी और झटके पड़ेंगे, कुछ क्या कहना चाहिए, सख्तियां पड़ेंगी तो ये और कमजोर हो जाएंगे। सर ये बताइए कि इमरान खान के बारे में कहा जाता था कि वो इस्टेब्लिशमेंट की ब्लेसिंग से बने हुए हैं और फिर इस्टेब्लिशमेंट ही उनसे नाराज हुआ तो फिर उनकी रवानगी हुई और फिर उनके बाद शहबाज शरीफ आए। अभी शहबाज शरीफ गवर्नमेंट
रूल कर रही है पाकिस्तान में, इनके काम करने के तरीके में और इनके जो डिसीजंस हैं उनमें कितना इन्फ्लुएंस है आर्मी का, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट का? वन, और हमें जानना चाहते हैं कि ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है सो टू स्पीक, उसके अलावा क्या बाकी इंस्टीट्यूशंस जो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान का लेजिस्लेचर, पाकिस्तान की जुडिशरी, क्या वो भी हिंट्स लेते हैं जो आर्मी की थिंकिंग होती है, जो उनका वर्ल्ड व्यू होता है उससे? पता है क्या, ये एक ना कुछ चीजों में हम लोग ओवरडू कर देते हैं चीजों को, जैसे अमेरिका के रोल को, या और कहाँ का क्या कहा जाए। हर चीज में ये नहीं होता कि आर्मी वाले सर पे खड़े हुए हैं और मुझसे बात कर रहे हैं कि ये पीछे कोई या कैमरे के उस तरफ कोई साहब खड़े हैं और चेक कर रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा, जो जो बातें मैं कह रहा हूँ, अब अगर आप ऑर्डिनरी बहुत सारे लोगों से बात करें, वो कहेंगे जी पाकिस्तान में बैठ के ये ऐसी बात कर रहा है, अब ये बाहर निकलेगा इसको पकड़ लेंगे। तो और ये बात ऐसा नहीं है कि हर पॉइंट पे डिक्टेशन ली जाती है। आर्मी का मैंने कहा एक एक्सटेंडेड रोल है पॉलिटिक्स में, अच्छा वो होना भी चाहिए किसी हद तक। इसके लिए एक दो तीन राय हैं, जस्टिफिकेशंस भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान इज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी कंट्री जो कोई आइसोलेशन में बैठी हुई है, यहाँ एक बड़े मसले हैं। दूसरी बात यह है कि जो शहबाज शरीफ आर्मी की ब्लेसिंग से आते हैं तो फैसिलिटेट कर रहे हैं, बजटिंग से लेके कई जगहों पे कुछ उनके ऐसे डिसीजंस हैं जिनको कि ये अपने कंधे पे लेके आगे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, कहीं पे आर्मी को बैकफुट पे डाला जा सकता है, ये गवर्नमेंट नहीं डालेगी, पिछली गवर्नमेंट इमरान खान ने भी नहीं डाला। ये सब चीजें तो चलती हैं क्योंकि उनकी एक बड़ी जो लार्जर एग्जिस्टेंस है वो इन पॉलिटिशियंस की वजह से भी है, आर्मी की। उसके बदले में इन्हें क्या मिलता है कि पिछले 20, 30, 40 साल में जो शरीफ खानदान है वो बहुत मेगा रिच हो गया है। तो ऐसे तो नहीं हो गया ना, जरदारी जो हैं वो बहुत ज्यादा रिच हो गए हैं। फजलुर रहमान साहब जो हैं ये एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी बन गए। पूरी जो अफगानिस्तान वाली बेल्ट है उसमें कोई अपोजिशन ही नहीं है इनकी। सिंध में जहां पे इनका बेस है पीपल्स पार्टी का, वहां पे कोई अपोजिशन ही नहीं है। तो ये कुछ इन्होंने भी तो गेन किया है। तो ताली दो हाथ से बचती है, तो अब एक हाथ तो नजर आ रहा है कि इन्होंने क्या दिया, तो आखिर जो इन्होंने हासिल किया वो भी तो हम देखें। जरदारी साहब का खुद दादा क्या करते थे, या मौलाना के एरिया में जो वो ट्राइबल बेल्ट है जहां सारे पख्तून रहते हैं, अफगानिस्तान का जो बेल्ट है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरियाज है, वहां सारे ज्यादातर यही लोग हैं JUI के, मौलाना के। स्मगलिंग भी होती है, सब कुछ होता है, बहुत सारे और चीजें भी हैं, बहुत पैसा भी है उस तरफ। मौलाना खुद बहुत पैसे वाले हो गए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि अपने आप ही होता जा रहा है सब कुछ, कहीं ना कहीं तो इनको भी बेनिफिट हो रहा है, तो ये बेनिफिट दे रहे हैं। सर बताएं कि इमरान खान को अब एक सॉर्ट ऑफ अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आप, उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया है कि वो शील्ड कर रहे हैं उन सो कॉल्ड टेररिस्ट और या एंटी नेशनल एलिमेंट्स को जिन्होंने आर्मी को अटैक किया, और ये बात भी चल रही है कि हो सकता है कि उनके घर को ही रेड किया जाए। हमें जानना चाहते हैं कि ये चीज़ें कैसे आप अनफोल्ड होते हुए देखते हैं इन नियर फ्यूचर। और ये तो हो गया, हमने ये तो देख लिया कि बवाल खड़ा कैसे हुआ, एक डी एस्केलेशन लैडर क्या होगा? आपको क्या लगता है, आपकी जो इतने सालों की रीडिंग है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की, आपके हिसाब से चीज़ें कहाँ जा कर के सेटल हो जाएंगी? क्योंकि इतना तो हम सब जान रहे हैं कि जो माइट ऑफ स्टेट है पाकिस्तान में वो बहुत बड़ा है, उससे आगे तो जाकर के कोई भी नहीं पनपेगा, चाहे वो इमरान खान ही हो। तो आपके हिसाब से चीज़ें कहाँ जाकर के स्टेबलाइज होंगी? PTI का एक बुरा वक्त, जो भी लफ्ज कह ले, वर्ड्स, अच्छा वो तो शुरू हो गया है। ये जो था 9 मई को जो इंसिडेंट्स हुए कि जो इन लोगों ने बड़ा ओपनली अटैक किया आर्मी इंस्टॉलेशंस पे, ये इस पे एक बुरा वक्त इनका शुरू हो गया है। और बुरा वक्त शुरू होने की इसमें एक निशानी या ये है कि एक एक करके इनके MNAs और की लीडर्स जो हैं वो साइड में हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम अगर इमरान खान साहब कोई कॉल देते भी हैं या किसी किस्म के एक चाहें कि उनकी अगेंस्ट कोई ऑपरेशन या एक्शन हो तो उसके कोई रजिस्ट किया जाए, तो वो रजिस्ट करने वाले लोग मुख्तलिफ जिलों में, डिविजन्स में कम होते जा रहे हैं। इसी तरह जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट थे, इसके लिए शुरू से ही एक वर्ड यूज हो रही है पाकिस्तान में कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो उन लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं जल्द से जल्द, वो डर के मारे भी। और कुछ वैसे ही इमरान रियाज खान एक लीडर हैं बहुत बड़े की, वो थे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, PTI के सबसे बड़े, जो क्या कहना चाहिए, आई मीन यूज्ड टू ऑपरेट दिस सोशल मीडिया नेटवर्क्स। वो अभी ही इज मिसिंग, अरेस्टेड भी नहीं शो हो रहे और ये भी नहीं पता लग रहा कि वो कहाँ पे है। तो उसकी वजह से बहुत सारे जो उनके एक लाइन थी फॉलोअर्स की, वो भी जरा पीछे हट गए। तो PTI वाले जो है अभी तो अगले 8-10 दिन में नजर आ रहा है कि स्लोली ग्रेजुअली वो उसकी पार्टी के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कमजोर हो जाएंगे
फिर मुझे नहीं लगता कि इनके जमान पाक में जो इनका घर है उसको रेड किया जाएगा, लेकिन वो इतनी स्क्वीजिंग हो जाएगी कि खुद ब खुद वो किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज में आ जाएंगे। और 9 जून को वैसे ही बजट है, तो 2 जून तक अगर ये मामला खींचे, प्रेशर्स रहेंगे, फिर बजट का सारा टोन पे चल जाएगा काम, तो ये किसी ना किसी किस्म के कॉम्प्रोमाइज पे आ जाएंगे। जैसे होता है मोस्ट ऑफ टाइम कि बीमार हो जाते हैं लोग, हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल होने के बाद इलाज कराने के लिए लंदन चले जाएंगे। एक तो ये फॉर्मूला है। अच्छा। दूसरा, वो बाहर निकल के किसी और ये अरेस्ट हो जाएंगे अगर वो ज्यादा रहे। लेकिन स्क्वीजिंग तो चल रही है, धीरे 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 टाइटनिंग हो रही है। और जो साइड में उनके सपोर्टर्स हैं, जो MNAs हैं, वो यानी कि पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये जो ऑफिस बेयर्स हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, दबाया जा रहा है। तो वो जो पार्टी का स्ट्रक्चर है वो बहुत कमजोर होता जा रहा है। एक रीडिंग है, कई लोगों ने कहा है कि इमरान खान चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शंस अगर हो जाएं तो उनको फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा है। इसमें मानते हैं आप? क्योंकि इमरान खान बार बार वो एनालॉजी दे रहे हैं, वो शेख मुजीब की अवामी लीग की वो याद दिलाते हैं, और उनका ये कहना है कि जो पब्लिक मैंडेट है वो उनके साथ में है, लेकिन उनके साथ में इंसाफ हो नहीं रहा है, जो उनके हक का मैंडेट है वो उनको मिल नहीं रहा है। क्या आप मानते हैं ऐसा? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और जो भी लोग कह रहे हैं सही है कि अगर ये इलेक्शंस डिले ही इसलिए हो रहे हैं कि पंजाब एटलीस्ट नून लीग, PMLN यानी कि, और नवाज शरीफ की पार्टी, और जो पीपल्स पार्टी तो वैसे ही वहां से तकरीबन फारिग हो गई है, तो पंजाब से तो PTI ने बहुत ही मैसिवली स्वीप करना है अभी भी इलेक्शन हो जाए तो, इसलिए ये डिले कर रहे हैं। KP में भी यही हाल होना है कि वहां की जो पुरानी ट्रेडिशनल पार्टीज हैं उनका कोई हालात अच्छे नहीं है। ये इस बात में तो कोई नोबडी विल डिस्प्यूट, इवन जो ओपोनेंट्स हैं यानी कि जो लोग इस वक्त सत्ता में हैं वो भी इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं करेंगे। अब रही बात शेख मुजीब वाली बात, उसमें मैंने फिर आपसे पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि अगर इंदिरा गांधी साहिबा के अपने इंटरनल क्राइसिस, वो जो बड़े बड़े गुरु बैठे थे, उनसे क्राइसिस ना होती, अगर आप हिस्ट्री देखिए, तो वो कभी भी इंडियन आर्मी अटैक नहीं करती। ईस्टर्न विंग में अगर इंडियन आर्मी एंटर नहीं होती तो ईस्टर्न विंग अलग नहीं होता। ये एक सच बात है। जैसे आज अगर इंडियन आर्मी एंटर हो जाए, POK जिसको आप कहते हैं, जो भी रिजल्ट्स निकलते हैं, लेकिन अगर उसको आजाद कराना है तो उसमें कोई चुटर पुटर से काम नहीं चलता। उसके लिए कोई लोकल्स की अगर तहरीक भी चल जाएगी तो आजाद नहीं होंगे। हाँ, कोई फोर्सेज आती हैं और वो जाके लिबरेट करा लें तो फिर बात और है। वो तो ऐसा कोई सूरत हाल ऐसी है नहीं कि पंजाब में कोई इंडियन फोर्सेज आएंगी या कोई और एक्सटर्नल फोर्सेज आएंगी और पाकिस्तान आर्मी को सरेंडर करवाना पड़ेगा वहां से। मतलब ईस्टर्न विंग में इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर हुआ था पाकिस्तान आर्मी का, और वो इसलिए कि जो अवामी लीग थी उसके सामने सरेंडर तो नहीं करते। तो अगर सिर्फ अवामी लीग तक रहता काम तो फिर तो मसला हल हो जाना था। अब वो दो तरफ से फंस गए थे। यहाँ पे भी ये इफ भी एक्सपेक्ट की जी इंडियन आर्मी अटैक कर देती है आज लाहौर में, और वो जो रहीम यार खान सेक्टर है यहाँ से सियालकोट, फिर सिनेरियो और हाँ फिर ये बाहर निकल आए सारे PTI वाले विद द वेपन्स। और फिर पाकिस्तान आर्मी को, मतलब जैसे अब हम उसी सिनेरियो को ही कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर कंपेयर एप्पल विद एप्पल करें ना सही तरह। मतलब वो ये इमरान खान का कहना है, मतलब हम तो बिल्कुल नहीं चाहते कि हम किसी देश के इंटरनल पॉलिटिक्स में दखल दें। देखिए, हाँ, जब मैं बात इमरान खान ही साहब जो कह रहे हैं उसी सिनेरियो को ही पूरी तरह हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आपके या मेरे कहने से नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूँ चलो जी मैं मोदी साहब को चैलेंज करता हूँ, आओ अटैक करो। इसका मतलब तो नहीं है कि वो मेरे कहने पे अटैक कर देंगे, ये इट्स नॉट द पॉइंट। और मैं मना करता हूँ कि नहीं करो भाई, नहीं करो मोदी साहब, आप तो बुजुर्ग ना करें, और वो चाहते हैं तो वो कर देंगे। हम सिर्फ सिनेरियोस डिस्कस कर सकते हैं कि शेख मुजीब वाला सिनेरियो इसलिए नहीं है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक सूरत में हो सकता है कि अवामी लीग वाले हथियार लेके खड़े हैं और पीछे से कोई एक थर्ड फोर्स आर्मी, रेगुलर आर्मी अटैक कर दे, तब हो सकता है। और ऐसा सिनेरियो कोई भी पंजाब में नहीं है। तो PTI वालों की दूसरी बात कि अपनी ऐसी स्ट्रेंथ नहीं है, ना अपनी उनकी पोजीशन है, ना उन्होंने ऐसी पार्टी को ऑर्गेनाइज किया कि वो सारे लोग आर्मी से लड़ जाएंगे। रिएक्शन था, गुस्सा भी था, लेकिन ये नहीं है कि वो औरतें, बच्चे, आदमी सब लोग अपने हथियार लेकर डायरेक्टली धड़ शुरू हो जाएगी, यानी कि फायरिंग वाले काम पे आ जाएंगे। वो भी नहीं हो रहा। तो पार्टी भी अपनी कोई इतनी पावरफुल नहीं है कि जी लोगों को आप मार रहे हो, पकड़ पकड़ के पुलिस वाले मार रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, लेकिन वो टूटे ना, ऐसा भी नहीं है, लोग टूट रहे हैं। तो इसलिए कंपेयरिंग विद शेख मुजीब साहब इज नॉट करेक्ट, इज अनरियलिस्टिक, क्योंकि वो सिनेरियो डिफरेंट है। इसलिए हाँ, इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। जब भी इलेक्शंस होते हैं अक्टूबर में अगर होते हैं तो क्या सिनेरियो बनता है अक्टूबर तक मुझे नहीं पता, कि पार्टी बिल्कुल ही फारिग हो जाए, बिल्कुल ही खत्म हो जाए, बात और है। लेकिन अभी जो सिनेरियो है इसमें अगर इलेक्शंस होते भी हैं
तो पीटीआई विल विन। इस पीटीआई की पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है। एक चीज़ मैं ज़रूर जोड़ दूं, एज वी थिंक सी थिंग्स, जो कि हमारे हिसाब से डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। हिंदुस्तान ने 1971 में पाकिस्तान पे हमला नहीं किया था। हमारे यहाँ रेफ्यूजीज़ का इन्फ्लक्स था, इसलिए मजबूर हम हो गए थे इंटरवीन करने के लिए। इसको हम ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे लेना चाहते हैं। अब हम पार्थसारथी साहब आपके पास आना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपकी पोस्टिंग वहाँ पर थी, आप रहे हैं दो टेन्योर। इमरान खान से क्या आप कभी मिले हैं? व्हाट वाज ही लाइक? और हिंदुस्तान को लेकर के उनका रुख आपको कैसा लगा? देखिए, मैं 2 बार रह चुका हूं पाकिस्तान में। 1982 के वर्ष से शुरू होते हुए 4 साल रहा कराची में, और फिर कारगिल के जो संघर्ष था उसके समय मैं 3 साल था, 2.5 साल बाद हाई कमिश्नर। तो पाकिस्तान से बहुत पुराने रिश्ते हैं, खास तौर पर कराची में, जहां लोग ने हमारा स्वागत किया, जहां संबंध अच्छे रहे। इस्लामाबाद तो दूसरी बात है, वहां तो ज्यादातर ब्यूरोक्रेसी है और पॉलिटिशियंस हैं। सवाल आपने पूछा मुझे इमरान खान के बारे में। पहली बार मैं मिला उससे 1982 में, जब सुनील गावस्कर की टीम जा रही थी वहां, और मिलने का मौका मिला। तब भी उनमें एक चीज मैंने देखा है, एक किस्म के घमंड, और दूसरी तरफ भारत विरोधी भावनाएं। और ये एक मुझे इंसान लगे हैं जो जिनकी भावनाएं बहुत सख्त हैं। अगर आप राष्ट्रपति जब ये प्रधानमंत्री थे, तब भी सबके खिलाफ, अपने ही आर्मी चीफ के खिलाफ संबंध इतने बिगड़ गए कि आर्मी ने इन्हें निकाल दिया और दूसरी सरकार सामने लाए। यानी कि मैं नहीं कह रहा हूँ आर्मी ने सिर्फ किया, लेकिन उनका हाथ था इनका निकालने में। और दूसरी बात जहाँ रहा सवाल भारत के साथ संबंधों का, इनका कड़वा रुख था, और इनके साथ सिर्फ आतंकवाद फैला। लेकिन उस समय अच्छी बात यह रही कि हमारे संपर्क भारत के इनके साथ, इनकी फौज के साथ हमारे संबंध निकट हुए, बैक चैनल बातचीत हुई। और मैं ये कहना चाहता हूं कि 2 बार इस तरह के बैक चैनल डिस्कशंस हुए हैं। एक जनरल मुशर्रफ के समय में, जब मैं हाई कमिश्नर था, कुछ दिन बाद, लेकिन संबंध बेहतर हो रहे थे कारगिल के बाद। और दूसरी बात, जब जनरल बाजवा ने संपर्क शुरू किया, और संबंध ये स्पष्ट था कि जंग को भूल जाना चाहिए, और जो अतीत है या फ्यूचर है उसको देखें। और संबंध बेहतर बना मुशर्रफ साहब के समय में और अब भी। लेकिन ये इन चीजों पर कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे, और मुझे स्पष्ट हो गया था कि इनके टोटल टाइम ज्यादा नहीं रहेगा। जब इन्होंने DGISI को हटाया, जो जनरल असलम मुनीर थे, और अपने ही आदमी को लाया, फौज इन चीजों को ज्यादातर पाकिस्तान में ये धक्का खाने नहीं पसंद करते, और स्पष्ट हुआ कि इनकी जो नीतियां हैं भारत के प्रति, अमेरिका के प्रति, अमेरिकन भी इनसे बहुत ही नाराज थे। बाइडेन तो इनसे मिलना ही नहीं चाहते थे। तो समय ऐसे रहा कि जो अपने ही घर में दुश्मन बनाए और बाहर के लोगों से इस तरह के व्यवहार करें, तो वो राजनीति में कितने दिन रह सकेंगे। तो यही हुआ। इंडियन एस्टैब्लिशमेंट भी हम ये मान के चल रहे हैं कि बड़ी करीब नज़र रख रहा है पाकिस्तान में, जिस तरह से हालात डेवलप हो रहे हैं। हम 2 चीज़ें जानना चाहते हैं। 1, पाकिस्तान में जो मेल्टडाउन है उसमें आप डी एस्केलेशन लैडर कहाँ देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें कहाँ जाके सेटल होंगी? 1, और दूसरा सवाल हमारा ये है कि इनका हिंदुस्तान पर क्या फ़र्क पड़ सकता है? हमने देखा है कि पिछले दिनों में हमने कुछ चीज़ें थोड़ी सी स्टेबलाइज की हैं। हमारी LC पे एक सीज़ फायर है जो मोर और लेस इफेक्टिव रही है पिछले 2 सालों में।
इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। हमें जानना चाहते हैं कि अभी जिस तरह की स्थिति पाकिस्तान में है और आपका जो प्रेडिक्शन है कि चीज़ें वैसी होंगी, उसका हिंदुस्तान पे क्या असर होगा? देखिए, इनका असर हिंदुस्तान में ज्यादा क्या हो सकता है। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जो आतंकवाद चला रहे थे उनको, एक अंग्रेजी में कहावत है, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। तो उनको ये अब समझने लगे हैं कि अगर उस तरह के कार्रवाई करें तो भारत के हाथ में भी कई साधन हैं जो भारत उपयोग कर सकता है। जहां तक भारत का सवाल है, हम इस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम इस पर कोई कमेंट्स भी नहीं देंगे कि हम ये सोचते हैं वो सोचते हैं, औपचारिक तौर से। अच्छा जाहिद साहब, ये बताएं कि ये सारी चीज़ें जो हम पाकिस्तान में होते हुए देख रहे हैं, इससे वहाँ की जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है मुल्क में, उस पर कैसा फ़र्क पड़ा है? पाकिस्तान 3 साल से अपने इंटरनल इश्यूज में इतना मिंगल्ड है। जिस तरह आप पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स की बात करें, पॉलिटिकल फीवर है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा रिसेंट हिस्ट्री में हो रहा है कि जो इलेक्शन मैटर्स हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स को अपेरेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया हुआ है कि 2 लार्जेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, जिसमें इलेक्शन होने हैं, वहां पर असेंबलीज जो हैं वो डिसॉल्व हो चुकी हैं और उनका लीगल स्टेटस आफ्टर 14 मई एग्जिस्ट नहीं करता। और जहाँ जो टॉप टियर की लीडरशिप है अपोजिशन की, इमरान खान की पार्टी की, वो तो या तो जेलों में, इंक्लूडिंग विमेन जो वोकल हैं, डॉक्टर शीरीन मज़ारी एक पॉपुलर नाम है, मुख्तलिफ विमेन को जो कि 70+ हैं उनको जेल में रखा जा रहा है। और फिर जो नई चीज़ देखी 17 साल में, बल्कि पहली दफ़ा इस मेरी जो स्टडी है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करना, ये एक अलार्मिंग और वरिंग साइन है पाकिस्तान की पॉलिटिकल एरिना में। ये वायलेंस आया है और ये एक हैट्रेड और नैरेटिव है जो कि रिजीम चेंज जो पीटीआई कहती है, इमरान खान कहता है, अप्रैल 2022 के बाद शुरू हुआ है। और मिलियंस ऑफ ट्वीट्स पाकिस्तान मिलिट्री या एस्टैब्लिशमेंट आप कह लें उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर आए हैं, जिससे प्रेशर है पाकिस्तान की मिलिट्री पर भी। सिर्फ मिलिट्री नहीं, पाकिस्तान के बाकी इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके भी इकबाल पे सवाल उठ रहे हैं। हमने देखा कि एक डिसीजन जब इमरान खान की रिहाई का आ जाता है सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मतलब जो जुडिशरी का जो पिनेकल है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो जाते हैं। जब एक अरेस्ट होते हैं तो मिलिट्री के खिलाफ प्रोटेस्ट हो जाते हैं। जो पॉलिटिशियंस हैं उनको लेकर के राय पहले ही ख़राब थी। तो हमें जानना चाहते हैं कि ये विद टाइम क्या पूरा ही एक इंस्टीट्यूशनल मेल्टडाउन हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, और इनकी वजहें क्या लगती हैं आपको? क्या इकबाल कम हो गया है सरकार का, या जो सरकार के जो ये हिस्से हैं जिनके हम नाम ले रहे हैं, जुडिशरी हो सकती है, आर्मी हो सकती है, लेजिस्लेचर है, इंस्टीट्यूशन को टारगेट किया गया। एक पार्टी ने आकर सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रोटेस्ट किया, जो गवर्नमेंट में है पार्टी, जो कि क्लस्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि रूल कर रही हैं मुल्क में। और एक पार्टी के हक में फैसला आता है, दूसरी प्रोटेस्ट करती है, तो एक स्टेट इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करती है, दूसरी स्टेट इंस्टीट्यूशन को वीक कर रही है उस पर। तो ये इंटरनल क्राइसिस है और ये क्राइसिस बहुत संजीदा है। रियासत को इसको वो कोशिश कर रहे हैं, ज़ाहिर है गवर्नमेंट बहुत कमज़ोर है और पाकिस्तान में 3 पॉलिटिकल पार्टीज एक पैरेलल उसमें सामने खड़ी हुई हैं। और पाकिस्तान में जब भी गुज़श्ता 3 इलेक्शन में आप देखिए तो कोई पॉलिटिकल पार्टी लीड नहीं पाती, जिससे गवर्नमेंट जो है वो बहुत कमज़ोर है। तो सियासी डेमोक्रेसी की जो स्पेस है वो इंक्रोच हो रही है या इसमें वायलेंस एंटर हो रहा है, जो कि वरिंग साइन है। पहले पाकिस्तान में टीटीपी थी या फिर एक वायलेंस बहुत ज़्यादा था, 2009-11 के बाद शुरू हुआ, और फिर ये 2014 पेशावर जो एपीएस है, आर्मी पब्लिक स्कूल पे अटैक हुआ था। उसके बाद से फिर सिचुएशन पाकिस्तान में 3-4 साल तक बेहतर हुई क्योंकि एक स्टेबल गवर्नमेंट थी। लेकिन 2008 के बाद 18 के बाद इन द पास्ट 5 years ऑलमोस्ट, जब से इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो
इन लोगों को शायद इतना एक्सपीरियंस नहीं था। उसने स्ट्रगल जरूर किया है, लेकिन वो एक क्लस्टर ऑफ डिसलॉयल ऑफ डिफरेंट पार्टीज एक जगह पे इकट्ठे हो गए और वो मुख्तलिफ थॉट्स थे, वो एक फोरम पे आए, उनको गवर्नेंस करना नहीं आई, और इस गवर्नेंस ना करने की वजह से रियासत जो है वो स्ट्रगल कर रही है। इकोनॉमिक फ्रंट पे पाकिस्तान पे जो डेट है, लोन्स है, वो बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक और पाकिस्तान पर चर्चा के बाद अब नेता नगरी का आखिरी पड़ाव, फुर्सत की सलाह में इस बार 2 किताबें हैं। पहली किताब है साइबर एनकाउंटर्स, ये प्रभात प्रकाशन से आई किताब है। इसे उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार और ओपी मनोचा, इन 2 लोगों ने मिलकर लिखा है। किस तरीके के अपराध हो रहे हैं, कभी फेसबुक पर मैसेज भेजकर, दोस्ती गांठकर, तो कभी ऐसे नकली डॉलर थमाकर जिसमें से $1 को केमिकल से भिगो के दिखाते हैं तो वो असली हो जाता है, और फिर बाकी पूरी की पूरी अटैची पकड़ा दी जाती है। इसमें किस तरह के देसी और विदेशी लोग शामिल हैं, किस तरह के लोगों को इसमें शिकार बनाया जाता है, इन सब के बारे में विस्तार से इन पुलिस अधिकारी ने और उनके सहयोगी ने लिखा। ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, इससे जागरूकता फैलती है। इस पर हम जल्द ही किताब वाला भी करेंगे। दूसरी किताब है पूर्व पत्रकार पीयूष बबेले की गांधी, सियासत और सांप्रदायिकता। पीयूष बबेले की पिछली किताब थी नेहरू, मिथक और सत्य, जिसको आप लोगों ने खूब सराहा था। अब वो ये दूसरी किताब लेके आए हैं और ख़ास तौर पर सांप्रदायिकता के इर्द गिर्द गांधी का जो लेखन है और जो उनके अंतर विरोध है, उन सब के बारे में विस्तार से गांधी और उस वक्त के जो दूसरे साक्ष्य हैं उनके हिसाब से बात की गई है। जैसे गांधी के बारे में बात होती है तो असहयोग खिलाफत आंदोलन के बारे में बात होती है, फिर मोपिल्ला विद्रोह है उसके बारे में बात होती है, तो उन सब के बारे में बहुत विस्तार से गांधी क्या लिखते हैं, वहाँ की स्वतंत्र जांचों में क्या आता है। आप सोचिए, इसमें ही गांधी जी लिखते हैं कि जब इस तरह का विद्रोह हो रहा है, कुछ मोपले पागल बन गए, इससे मुसलमान खराब नहीं माने जा सकते। 3 वर्ष पहले शाहाबाद में हिंदू पागल हो गए, उससे हिंदू खराब नहीं माने जा सकते। उसके पहले वो लिखते हैं कि अगर दोनों भाई एक साथ रहना चाहते हैं तो कोई भी तीसरा भाई उनके बीच में दुष्टता नहीं कर सकता। फिर वो ये भी कहते हैं कि यंग इंडिया में 20 अक्टूबर 1921 को लिखते हैं कि मुसलमानों को धर्म परिवर्तन कराने पर शर्म आनी चाहिए। मोपला उपद्रव हिंदू और मुसलमानों के लिए एक परीक्षा है। हिंदू के मैत्री भाव पर ये जो भार आ पड़ा है उसे क्या झेल पाएगा। और भी आगे विस्तार से चीज़ें, सिर्फ इतनी नहीं है। तो मेरा कुल जमा ये कहना है कि जब भी हम लोग गांधी के बारे में, नेहरू के बारे में बात करते हैं तो उन्हें समग्रता में पढ़ने की ज़रूरत है और उनकी विचार प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इन सब लोगों को आउट ऑफ कंटेक्स्ट अपने अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है। जिन्ना जब कहते हैं कि सारे जगत के मुसलमानों का एकीकरण एक हुआ है, फिर वो और अपनी बात कहते हैं तो गांधी विरोध करते हैं कि केवल जोर देकर किसी बात का कहा जाना कोई प्रमाण नहीं। गांधी और जिन्ना के बीच की जो बहस है, जब जिन्ना कहते हैं कि बिल्कुल स्पष्ट है कि आप हिंदुओं के सिवा अन्य किसी के प्रतिनिधि नहीं और जब तक आप सही स्थिति को समझ नहीं लेते तब तक चर्चा करना कठिन है, और फिर गांधी कहते हैं कि आप क्यों नहीं मान सकते कि मैं भारत के सभी वर्गों का प्रतिनिधि होने की आकांक्षा रखता हूँ। क्या आप ये आकांक्षा नहीं रखते? क्या प्रत्येक भारतीय को ये आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए? तो इस तरीके के बहुत सारे विचार हैं। एक जटिल बुक है, पर आज का जो पॉलिटिकल माहौल है उसमें सभी लोगों को ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये 2 किताबें हैं जिन्हें मैं रेकमेंड करूँगा, और जब किताबें पढ़ रहे होते हैं तो फिर देखने का बहुत सुविधा नहीं मिलता है, इसलिए कोई सीरीज़, अभी वो पिछली चल रही है दहाड़, रेकमेंड करने का अवसर नहीं है। कुछ बहुत दिलचस्प सीरीज़ आ रही हैं भविष्य में जिनका ज़रूर इंतज़ार रहेगा। आप लोग कौन सी सीरीज़ हैं जिनके अगले एपिसोड का इंतज़ार करते हैं? मेरे केस में वो होमलैंड है, मेरे केस में वो इजरायली सीरीज़ फौदा है, द क्राउन है। इस तरह की सीरीज़ हैं जिनके हम लोग अगले एपिसोड्स का अगले सीज़न का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्या पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बाकी अगले हफ्ते हमारे साथी निखिल नेता नगरी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे, क्योंकि हम चले गोवा छुट्टी मनाने नहीं। वहाँ पर होता है गोवा फेस्ट, जो एड इंडस्ट्री के लोग हैं, थिंकर्स हैं, क्रिएटिव पार्ट के लोग हैं, उनका ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है और वहाँ पर हमको भी आमंत्रित किया गया है। तो एड वर्ल्ड के लोगों से संवाद होगा। उसके बाद मुंबई जाएंगे तो वहाँ पे ललन टॉप सिनेमा से जुड़े जो लोग हैं उनके साथ चर्चा होगी, और फिर हम वापस आपके बीच आएंगे। तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिए। खबरों का और चर्चाओं का सिलसिला ललन टॉप पर चलता रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।